सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। बगैर किसी परेशानी के आपको बता दीजिए कितने ऐसे छात्र क्लास के अंदर जो आज के क्लास लेने के लिए तैयार हैं। फटाफट से मैं जानना चाहूंगा उन सभी छात्रों को कि भैया क्लास के अंदर जब आप आ जाते हैं तो भौकाल कट जाता है, माहौल बन जाता है। क्लास को टाइमली स्टार्ट कर दिया गया है। आज क्लास पूरी तरीके से टाइमली स्टार्ट हुई है और इसके पीछे का कारण आप सभी जानते हैं कि बिल्कुल तगड़े तरीके से समझाया गया है कि क्लास को टाइमली स्टार्ट किया जाना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं बगैर किसी परेशानी के और जो भी बच्चे क्लास के अंदर आए हैं एक बार मुझे बता देंगे कौन-कौन सा क्लास के अंदर है। अब भौकाल पूरा जारी है। यह तथास्तु की 6वें नंबर की क्लास है। दिस इज क्लास 6 ऑफ तथास्तु। मैं आपको बता दूं तथास्तु एक ऐसा बैच है जिसके लिए बच्चों ने अच्छा खासा एक पेमेंट भी करा है और तथास्तु बैच आपको देखने को मिलता है। दिस इज ओनली लाइव ऑन YouTube। इसकी रिकॉर्डिंग जेआरएसएस और इसकी जो बोर्ड पीडीएफ्स होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको एप्लीकेशन के अंदर ही मौजूद देखने को मिल जाएंगी। एप्लीकेशन में ही मौजूद देखने को आपको मिल जाएंगी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, चीजों को आगे बढ़ाते हैं। आर यू रेडी? ओके चलो स्टार्ट करते हैं। चीजों को बहुत बढ़िया तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं। आज की क्लास के अंदर हम शेड्यूल्स पढ़ेंगे, पार्ट्स पढ़ेंगे और संविधान के भाग एक को भी पूरी तरीके से हम देख लेंगे। तो अगर आप रेडी हैं तो फटाफट बता दीजिए। रेडी हो? स्टार्ट करें। बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं बच्चे, चीजों को आगे बढ़ाते हैं। बात को समझ लीजिए, हल्का सा मैं इसमें आपको डिटेल डिस्कशन कर लेता हूं। डिटेल डिस्कशन कैसे कैसे रहने वाला है अब बात को मैं समझाता हूं। मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको राज्य व्यवस्था पढ़ाऊंगा, राज्य व्यवस्था आपको पढ़ाऊंगा, यानी पॉलिटी के अंदर जो राज्य व्यवस्था होती है, पॉलिटी पढ़ाने की चर्चा मैंने आपसे की थी। तो जो पॉलिटी आप पढ़ते हैं तो पॉलिटी में कुछ पोर्शंस आपको देखने को मिलते हैं जो हमें यहां पर पढ़ने होते हैं। ठीक है, पॉलिटी में कुछ पोर्शंस होते हैं जो आपको मैंने बताया था कि पढ़ने होंगे। ठीक है, उनको समझिएगा। सर मैंने बताया कि इसके अंदर आपको बच्चे संविधान को समझना होगा। संविधान को समझने के लिए मैंने बता दिया था कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन को समझना आसान खेल नहीं है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो जब संविधान को हम समझते हैं तो यह है आज आपका पार्ट 6 6वें नंबर का पार्ट है। ठीक है, वीडियो है, लेक्चर 6 है आपका। पार्ट 6 रहने दो, इसको लेक्चर 6 बोलो। लेक्चर 6 की हम बात करते हैं। तो इसमें आज हम सबसे पहले मैं बात करूंगा आपसे कि हमारे संविधान में मेजर अनुसूचियां कौन-कौन सी हैं, क्योंकि वहां तक का पोर्शन क्लियर हो चुका है। तो अब सबसे पहले आप आएंगे इसके बारे में, अनुसूचियों के बारे में जानने के लिए। मैं आपको बता दूं टुडेस टॉपिक क्या है। टुडेस टॉपिक आपका क्या है? टुडेस टॉपिक आपका क्या है मैं बता दूं। सर पहले तो वो शेड्यूल्स हैं आपकी, अनुसूचियां हैं। शेड्यूल्स हैं आपकी, शेड्यूल्स यानी अनुसूची है। शुरुआत में अनुसूची कितनी थी, वर्तमान में कितनी है? तो बता दीजिए प्राइमरी कितनी थी, करंटली कितनी है? शेड्यूल्स के बाद मैंने बताया था कि सर शेड्यूल्स के बाद आप पढ़ाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स और उसके बाद आप संविधान का भाग 1 भी पढ़ाएंगे। संविधान का संघ राज्य क्षेत्र यानी पार्ट 1 जो होता है संघ राज्य क्षेत्र, उसका वर्णन भी आप करने वाले हैं। ठीक है, तो जो बच्चे आए अरे भाई क्लास को लाइक कर लिया करो। शुरुआत में कितनी थी सर? शुरुआत में जो शेड्यूल्स थी 8 थी और वर्तमान में कितनी है? 12 है। शुरुआत में 8 थी और वर्तमान में ये 12 आपको देखने को मिल रही है। शुरुआत में 8, वर्तमान में 12। ठीक है कॉन्सेप्ट? तमिलनाडु से नमस्कार, नमस्कार बाबू, नमस्कार। ठीक है स्टार्ट करते हैं। ओके चलो अब मैं बताना शुरू कर रहा हूं बच्चे। अगर देखो अब ये मैं सोचना कि सर प्रमोशन करना है, ये है जो बैच है, अगर आप देखना चाहते हैं तो यह बैच आपको देखने को मिल जाएगा सिलेक्शन में एप्लीकेशन पर, जहां से रिकॉर्डिंग क्लास मिलती है। शुरुआत में अगर इस बैच का आप डेमो देखना चाहते हैं तो डेमो आपको आपके खुद के चैनल पर देखने को मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहां आप देख सकते हैं पहली वीडियो, दूसरी वीडियो, तीसरी, 3 वीडियो है, चौथा आपको ये देखने को मिला डेमो। 3 है शुरुआत के, चौथी 5वीं वीडियो नहीं है, 6वीं वीडियो भी नहीं रहेगी। ठीक 2:30 बजे ये भी हटा दी जाएगी। ठीक है, हम बात करते हैं आगे। इसकी पीडीएफ वगैरह भी आपको वहीं देखने को मिलेगी, साथ में जेआरएसएस भी मिलेगी। तो हम तगड़े तरीके से सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इसके बारे में, जो आज की क्लास का हमारा मेन टॉपिक है, भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियां। इसके बारे में मैं थोड़ी चर्चा करनी शुरू करता हूं। आज की क्लास का पहला टॉपिक है, स्लाइड्स का डिजाइन भी बता दे चलना कैसा है। पंकज नमस्ते भाई, नमस्ते। ठीक है नमस्ते पंकु। ओके आंध्र प्रदेश से नमस्ते, नमस्कार अय्यप्पा स्वामी लिखो। देखो अगर मैं बात करता हूं बाबू, एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ शेड्यूल्स के बारे में चर्चा करने वाले। प्रारंभ में कितनी थी मैं बता दूं। प्रारंभ में जो आपको यहां अनुसूचियां देखने को मिल रही थी, प्रारंभ में 8 थी, लेकिन वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में 12 है। वर्तमान में कितनी है? 12 है। अब इसके बारे में चर्चा करते हैं कि सिर्फ प्रस्तावना के साथ-साथ इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थोड़ी सी मैं बता देता हूं किस तरीके से आती है। अनुसूचियों के इंपोर्टेंस की हम बात कर लेते हैं। अनुसूचियों का इंपोर्टेंस कैसे आपको देखने को मिलता है, थोड़ा इस बारे में चर्चा कर लेता हूं। अनुसूचियों का इंपोर्टेंस आपको कैसे देखने को मिलता है उस बारे में थोड़ी सी मैं चर्चा कर लेता हूं। अनुसूचियों के इंपोर्टेंस के बारे में थोड़ी सी चर्चा की जाएगी। लीजिए भाई अनुसूचियों के इंपोर्टेंस की चर्चा करते हैं। आप सभी जानते हैं कि अनुसूचियां भारतीय संविधान में क्यों रखी गई, इसके पीछे का कारण बता पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। 26 नवंबर को अनुसूची मतलब संविधान बनकर हमारा रेडी हुआ। आई एम सॉरी, ठीक आ गई थी। आई एम सॉरी, ठीक आ गई थी। ठीक है आई एम सॉरी। तो 26 नवंबर 1949 में हमारा संविधान बनकर रेडी हुआ और 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान गणतंत्र हुआ, लागू हुआ। इसकी निर्माण अवधि लगभग 2 वर्ष 11 18 दिन थी। अनुसूचियों का विकास जो होता है, मूल संविधान 1950 में केवल 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान 2026 आपका चल रहा है, वर्तमान 2026 में आपकी 12 अनुसूचियां हैं। संविधान सभा के सदस्य 389 थे, निर्वाचित और देश रियासत के थे। लेकिन अगर हम बात बताते हैं जो विभाजन की बात करते हैं, विभाजन बात करते हैं, विभाजन बाद हम बात करते हैं तो कितने हैं? 299। ठीक है 229 और जिसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं 229 आपको देखने को मिलते हैं, 299 देखने को मिलते हैं, 229 प्रिंसली स्टेट और 70 देसी रियासत है। इसमें भी आपको 296 निर्वाचित देखने को मिलते थे और 93 देसी रियासत में थे। 93 आपके देसी रियासत में थे वहां पर। ठीक है अनुसूची का महत्व क्या है? अनुसूचियां संविधान के मुख्य भाग का विस्तृत विवरण प्रदान करती हैं और प्रशासनिक संरचना को मजबूती देती हैं। तो इसका इंपोर्टेंस ये है। ये तो बहुत छोटी से आपके पॉइंटर्स हैं, इसको मैं थोड़े और डेप्थ लेवल पे बताता हूं। डेप्थ में बात करते हैं अनुसूचियां संविधान में क्यों रखी गई। इंपोर्टेंस ऑफ शेड्यूल्स हम देखते हैं। इंपोर्टेंस ऑफ शेड्यूल आपको क्या देखने को मिलता है वो समझाता हूं। इंपोर्टेंस ऑफ शेड्यूल, अनुसूचियों का महत्व क्या है? अनुसूचियों का महत्व क्या है? अनुसूचियों का महत्व क्या है? चलो बात करता हूं अनुसूचियों का महत्व क्या है। इंपोर्टेंस ऑफ शेड्यूल क्या है बताइए। इंपोर्टेंस ऑफ शेड्यूल क्या है? क्यों आपकी इंपोर्टेंस इनकी है? क्यों रखी गई है शेड्यूल्स? आप बताओ सर। वे भाग, वे चीजें जो संविधान के अंतर्गत नहीं थी, वो संविधान के भागों के अंतर्गत नहीं थी, वो अनुसूचियों में आ गई। ठीक है चलो बेटा दरोगा बैच वाले बच्चे भी यहां से पढ़ सकते हैं और थोड़ा दरोगा अगर वाकई में बनना चाहते हो रोहित कुमार, अगर दरोगा जैसी बुद्धि आप में होती तो अब तक आप यहां पढ़ रहे होते चुप बैठ के। ये कमेंट करके आप अपने आप को ये घोषित नहीं कर रहे होते कि हम दरोगा नहीं बन सकते, दरोगा बनने के लिए पढ़ रहे होते। यहां पर मैं बताऊं अनुसूची का इंपोर्टेंस क्या है कि सर अनुसूची का इंपोर्टेंस बहुत सामान्य है कि वे प्रावधान जो भागों में नहीं थे, वे प्रावधान जो भागों में समाहित नहीं कर पाए, भागों में नहीं थे, भागों में नहीं थे, अनुसूचियों में जोड़े गए, अनुसूची में जोड़े गए। ये गलत है, अनुसूची में जोड़े, ये पूरी तरीके से गलत है। ये जो कॉन्सेप्ट है, दिस कॉन्सेप्ट इज रॉन्ग। ये बहुत सारी किताबों में भी दिया हुआ है पर ये पूरा कॉन्सेप्ट ही गलत है। वास्तविक मायने में अगर मैं आपको बताऊं यह कैसे आपको देखने को मिलते हैं, तो ये वो प्रावधान है। ठीक है चलो जो अच्छा एक बात बताओ, अगर यही बात होती तो एक बहुत बढ़िया बात बताऊं ये क्यों गलत है, मैं इसका रीजन भी बता दूं। रीजन क्या है? रीजन ये है जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं कि अनुसूची 5 है हमारी, अनुसूची 5 किस आर्टिकल में है? अनुसूची 5 किस आर्टिकल में? तो आप बताओगे सर अनुसूची 5 आर्टिकल 244 के पहले में है। तो ये डेफिनेशन गलत नहीं हो जाएगी? तुम खुद बुद्धि लगा के देखो। अनुसूची 5 में बताएगा अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन, तो ये आपको 244 में देखने को मिल जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है कि ये तो एप्लीकेशन गलत हो गई। बात में आई कि वे प्रावधान जो भागों में नहीं थे, प्रोविजंस नॉट इन पार्ट, प्रोविजंस नॉट इन पार्ट, नॉट इन पार्ट आर इन शेड्यूल्स, ये तो गलत है। ये जिंदी गलत है डेफिनेशन, ये डेफिनेशन पूरी तरीके से गलत है। ठीक है बात को समझिए। ओके तो अगर हम बात करते हैं फिर ये क्या होते हैं सर? फिर ये होती है अनुसूचियों की असली डेफिनेशन क्या है सर? अनुसूचियां आपकी असली डेफिनेशन अनुसूचियों की है, अनुसूचियां आपकी असली डेफिनेशन ये है, वे प्रावधान जो भागों को सशक्त करते हैं, वे प्रावधान जो भागों को सशक्त करते हैं, जो भागों को सशक्त करते हैं, भागों को सशक्त करें, सशक्त करें, सशक्त करें। ठीक है वो आपके अनुसूचियों में शामिल किए गए हैं। प्रोविजन दैट स्ट्रेंथन पार्ट्स, सशक्त करें, प्रोविजंस दैट स्ट्रेंथन पार्ट्स, प्रोविजंस दैट स्ट्रेंथन पार्ट, स्ट्रेंथन पार्ट्स।
स्ट्रेंथन पार्ट्स वो आपके शेड्यूल्स में है, बट ये डेफिनेशन पूरी सही नहीं हो सकती क्योंकि हर एक पार्ट को भी इसमें स्ट्रेंथन नहीं किया गया है, ये एप्लीकेशन पूरी सही नहीं हो सकती। ठीक है चलिए सर, अरे एक अमन कह रहा है सर ये परिभाषा तो आपने, अबे चाचा रुक तो जा, इसको मैं सच भी करके दिखाऊंगा, गलत करिए ना भी मैं सच भी करके दिखाऊंगा। अब याद रखना, लेकिन भविष्य में आवश्यकता पड़ने वाले वे संविधान, वे प्रावधान जो सही नहीं है, मतलब ये परिभाषा कैसे सही हो सकती है, वे प्रावधान जो भागों में शामिल नहीं थे लेकिन भविष्य में आवश्यकता पड़ सकती थी, तो उन प्रावधानों के लिए अनुसूचियां बनाई गई थी। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, वे प्रावधान जो भागों में, प्रावधान जो भागों में नहीं थे, भागों में नहीं थे लेकिन भविष्य में आवश्यकता पड़ सकती थी, अवशिष्ट थे, अवशिष्ट थे, भविष्य में आवश्यकता पड़ सकती थी, भविष्य में जरूरत पड़ सकती थी, जरूरत पड़ सकती थी, उनमें उनके संशोधन में सहूलियत के लिए इसको शामिल किया गया, उनकी सहूलियत के लिए अनुसूचियां बनाई गई, उनकी सहूलियत के लिए, उनकी सहूलियत के लिए, उनकी सहूलियत के लिए, उनकी सहूलियत के लिए अनुसूचियां बनाई गई, अनुसूचियां बनाई गई, अनुसूचियां बनाई गई, उनकी सहूलियत के लिए अनुसूचियां बनाई गई, ये कॉन्सेप्ट है थर्ड। तो मैंने आपको बताया कि प्रोविजंस जो हमारे संविधान में भागों में नहीं है, प्रोविजंस व्हिच आर नॉट इन पार्ट्स, प्रोविजंस व्हिच आर नॉट इन पार्ट, प्रोविजंस व्हिच आर नॉट इन पार्ट, व्हिच आर नॉट इन पार्ट, आर नॉट इन पार्ट्स, प्रोविजंस व्हिच आर नॉट इन पार्ट्स, ठीक है, बट हैव फ्यूचरिस्टिक ऑप्शंस, बट आर रेजिडुअल, लेकिन रेजिडुअल है, दैट वर एडेड टू, दैट वर इन शेड्यूल्स, ठीक है, याद रखना ये शेड्यूल्स के अंदर है। ठीक है, तो अगर मैं कॉन्सेप्चुअली क्लैरिटी इसके अंदर देता हूं, कॉन्सेप्चुअली क्लैरिटी देता हूं तो उसको समझना। ठीक है चलिए, ठीक है, अब इसको हम थोड़ी सी क्लैरिटी देते हैं, कॉन्सेप्चुअली बात करते हैं। तो देखो होता क्या है कि हमारे संविधान के अंदर कोई भी नया भाग नहीं जोड़ा जा सकता, पुराने भागों के अंदर ही संशोधन किया जा सकता है। अब यहाँ पर समझना, मैं आपको बड़ी क्लैरिटी के साथ बताता हूँ, कोई भी भाग कहीं पर भी नहीं जुड़ जाता, कोई भी भाग कहीं पर भी नहीं जुड़ जाता। इसके लिए स्पेसिफिक जो है जगह होनी चाहिए, रिलेटेड सब्जेक्ट हो सकते हैं, किसी पुराने प्रावधान को खत्म किया जा सकता है लेकिन नए भाग को ऐसे नहीं जोड़ा जा सकता। इसी वजह से क्या किया गया है, इसी वजह से अनुसूचियों को डाला गया है, इसी वजह से अनुसूचियों को डाला गया है। तो मैंने बताया अगर अनुसूचियों का महत्व आपको वन लाइनर में बताऊं, इसको वन लाइनर में समझाऊं तो ये क्यों है, उसको वन लाइनर में अगर मैं इसको समझाता हूं तो ये है संशोधन में सरलता के लिए इसको जोड़ा गया है, संशोधन में सरलता के लिए जोड़ा गया है, संशोधन में सरलता इस चीज के लिए इसको जोड़ा गया है, मतलब संशोधन में सरलता है, इजीनेस इन अमेंडमेंट के लिए इसको जोड़ा गया है, इजीनेस इन अमेंडमेंट, इजीनेस इन अमेंडमेंट के लिए इसको जोड़ा जाता है, इजीनेस इन अमेंडमेंट इस चीज के लिए इसको जोड़ा है, इजीनेस इन अमेंडमेंट, बहुत प्यारपूर्वक इसको समझना कि भैया अमेंडमेंट में सरलता थी इसलिए इसको शामिल कर दिया गया। बात खत्म, सब मजा आ गया, फुल मजा आ गया, फुल जैसे कहते हैं खुल के खेलिए मजा। ठीक है, तो इसमें हम समझते हैं कि अनुसूचियां कितनी थी, सब प्रारंभ में कितनी थी, प्रारंभ में 8 थी, वर्तमान में 12 है, ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट है। प्रारंभ में कितनी थी चाचा, सब प्रारंभ में आपको देखने को मिलती थी 8, प्रारंभ में हमें देखने को मिली है 8, वर्तमान में कितनी है 12 है, वर्तमान में 12 है। ठीक है, कैसे कैसे सब जुड़ी है वो आप आगे अब देखेंगे। अब मैं इसको समझाना शुरू करता हूं स्लाइडों के माध्यम से। ठीक है चलो, ओके, अब पहली शेड्यूल है प्रथम अनुसूची राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा करती है, पहली है ये, पहली अनुसूची यही है। शेड्यूल 1 आपको देखने को मिलती है जिसको बोलते हैं शेड्यूल 1, दिस इज यूनियन, ठीक है, इंडिया स्टेट एंड एक्सपेंशन, यह इंडिया स्टेट एंड एक्सपेंशन, इंडिया स्टेट एंड एक्सपेंशन, स्टेट एंड एक्सपेंशन, यानी हर चीज के बारे में चर्चा की गई है। अगर आर्टिकल्स का कॉम्बिनेशन देखो तो आर्टिकल 1 से 4 तक, इसमें क्या है, इसमें प्रत्येक राज्य की भौगोलिक सीमाएं और न्यायिक क्षेत्राधिकार की परिभाषा है। मतलब इसके फैक्ट क्या है, 28 राज्य 8 यूटीज का इसमें डिस्कशन किया गया है। मतलब इसके अंदर ईच स्टेट और यूटी की क्या है, ईच स्टेट एंड यूटी की ज्योग्राफिक कंडीशन बताई गई है, ज्योग्राफिक कंडीशन इसके अंदर बताई गई है, ज्योग्राफिक कंडीशन इसमें बताई गई है, यह है शेड्यूल 1। साथ ही आर्टिकल 3 के तहत संसद को नए राज्य बनाने सीमा बदलने का अधिकार है, वो भी इसके अंदर उल्लेखित किया गया है। नवीनतम परिवर्तन जम्मू कश्मीर और लद्दाख हुआ था 31 अक्टूबर 2019 में हुआ था। एग्जांपल के लिए दादरा और नगर हवेली का दमन दीव में विलय जो हुआ था वो 1 जनवरी सन 2020 में हुआ था, वो भी बताया गया है। ठीक है, इसको बहुत ध्यानपूर्वक आप समझ लेना। और अगर हम बात करते हैं जब जब भाग 1 से 4 में संशोधन होता है तो वो संशोधन अनुसूची 1 में भी करना पड़ता है। मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि भैया संशोधन की डिटेल्स कुछ इस प्रकार से हैं कि जब जब संशोधन भाग 1 से लेकर 4 में किया जाएगा वो इन भागों में भी किया जाएगा। इस पॉइंट को लिख लेना, महत्वपूर्ण संशोधन क्या होगा, जब 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 संशोधन, जब जब संशोधन अमेंडमेंट, जब जब संशोधन यानी अमेंडमेंट, अमेंडमेंट 1 से लेकर 4 में होगा, 1 से लेकर 3 में होगा, एग्जैक्टली 1 से लेकर 3 में होगा, आर्टिकल 1 to 3 में होगा, अनुसूची 1 में भी होगा, अनुसूची 1 में भी होगा। When the amendment will be took place in article 1 to 3, it will took place in schedule 1। ये सवाल बच्चे आपके यूपीएससी सीडीएस का है, ये सवाल आपके यूपीएससी सीडीएस का है 2025 का। ये जो सवाल है कि ईच स्टेट की यूटी की ज्योग्राफिकल कंडीशन है, ये सवाल आपका यूपीएससी 2017, सीजीएल 2024 और एसएससी सीएचएसएल 2021 का सवाल है। कृपया करके इन सभी को देखते चलना, ये सवाल ऐसे आते हैं। मतलब कहने की बात ये हुई कि लद्दाख जम्मू कश्मीर या आपका कोई भी क्षेत्र कहीं पर है तो उसके बारे में चर्चा यहाँ पर ऐसे ही की जाती है। क्या बात को समझना है? जय श्री राम, पत्थर को कर दे पानी, जय भवानी, जय मां। क्लियर है? ये शेड्यूल 1 है। शेड्यूल 2 की तरफ चले, लीजिए शेड्यूल 2 की तरफ हम चलते हैं। शेड्यूल 2, शेड्यूल 2 की तरफ चलते हैं, मूविंग शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 का मतलब होता है वेतन, भत्ते और पेंशन। आर्टिकल कौन-कौन से रिलेटेड है? आर्टिकल 59, 65, 75, 97, 125, 148, 158, 164, 186 और 221। 158 नहीं होगा, 159 होगा, 150 नहीं, 58 नहीं होगा, ठीक है 158 होगा। क्लियर है? मैं आपको बताऊं इसमें संघीय स्तर पर, राज्य स्तर पर क्या बताया गया है? सर इसके अंदर सैलरी का बताया गया है, या इसके अंदर भत्ते अलाउंसेस बताए गए हैं, अलाउंस बताए गए हैं, और इसके अंदर पेंशन बताई गई हैं। जितने भी हमारे कार्यकारी अधिकारी होते हैं, जैसे राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख पर मंथ 2018 से है, उपराष्ट्रपति का 4 लाख है, पीएम का 1 लाख जो है 1.6 लाख पर मंथ है, कैबिनेट मिनिस्टर्स का 1 लाख पर मंथ है, लोकसभा स्पीकर का 4 है, राज्यसभा स्पीकर का आपको सभापति, राज्यसभा सभापति या उपसभापति का भी आपको सेम ही देखने को मिलेगा 4 लाख। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का 280 है, जजेस का 2.5 है, कैग का 2.5 है, राज्यपाल का 3.5 लाख पर मंथ है, मुख्यमंत्री सीएम अलग-अलग है, राज्य के अनुसार अलग-अलग होता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का 250 और जजेस का 225 है। समझ में आ रही बात? इसको फटाफट लिख लेना। विशेष प्रावधान है, राष्ट्रपति और न्यायाधीश का वेतन भारतीय संचय निधि पर आधारित होता है, संसद में मतदान की आवश्यकता नहीं है, कार्यकाल के दौरान वेतन कम नहीं किया जा सकता, पेंशन और अन्य सेवानिवृत्तियों का लाभ का प्रावधान भी इसी में दिया गया है। ठीक है, चलिए बात में समझ में आई? मनीष आज आपकी अपलोड हो जाएगी भाई, बार-बार मुझे मजबूर मत करिए कि मैं आपको एक्सप्लेनेशन से हट के आपकी बात को यहाँ पर समझाऊं। सबसे कम पीएम का, देखो पीएम का वेतन आपको यहाँ बताया जा रहा है, यह आपका पुराना वेतन है, ये पुराना वेतन आपको देखना, ओल्ड वेतन आपको देखने को मिल रहा है, पुराना वाला वेतन है, अपडेटेड वेतन इसका अलग है, ये सब पुराना वाला वेतन बताया गया है। अगर मैं अपडेटेड वेतन पे जाऊंगा तो वह अलग है, वह 250 दिया गया है और इनका 2 दिया गया है, इनका 250 के तौर पर दिया गया है, न्यू वेतन जो है इनका 250 है और कैबिनेट का 2 है। फटाफट नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट बात करो।
ठीक है, याद रखना। अभी हम कितना याद रखें? अरे अभी तो इतना ही याद रखोगे, 8वां वेतन आयोग लगने तो दो, अभी तो यही याद रखो। याद रखना, पीएम का जो होता है कोई अतिरिक्त वेतन नहीं होता, इस पद का वेतन नहीं है, इस पद का कोई वेतन नहीं है, इस पद का कोई वेतन नहीं होता, इस पद का वेतन नहीं होता। इनको क्या मिलता है? इनको एमपी होने के नाते मिलता है, एमपी होने के नाते, एमपी के नाते इनको मिलता है, बिकॉज़ ये एमपी वजह से मिलता है। सेम आपके उपराष्ट्रपति का है, राज्यसभा सभापति के रूप में इनको मिलता है, इनका अपना कोई वेतन नहीं होता। ठीक है, आगे बात करते हैं, लीजिए। अनुसूचित शपथ और प्रतिज्ञान के रूप में सर शपथ लेने वाले पदाधिकारियों के लिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट है संघ और राज्य के मंत्रियों की शपथ है, सबकी शपथ है। ठीक है, याद रखना, संसद के सदस्यों की शपथ है, विधानमंडल के सदस्यों की शपथ है। यहाँ पे सीधा ओथ एंड अफर्मेशन, ओथ एंड अफर्मेशन आपको देखने को मिलती है। किस किस की ओथ एंड अफर्मेशन है वो समझ लीजिएगा, किस किस की ओथ अफर्मेशन देखने को मिलती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आर्टिकल 124, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आर्टिकल 219, भारतीय त्याग की आर्टिकल 148। दिलाता कौन है वो भी मैं बता देता हूँ। संघ के राष्ट्रपति दिलाएगा, संसद के सदस्य राष्ट्रपति, राष्ट्रपति विधानमंडल के सदस्य को राज्यपाल, राज्यपाल। इनको शपथ कौन दिलाएगा? इनको शपथ दिलाएगा राज्यपाल, राज्यपाल इनको शपथ दिलाता है, बाकी सबको राष्ट्रपति दिलाएगा। राष्ट्रपति 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 अभ्यर्थी नहीं होते। छोटा सा चेंज इसमें, माइन्यूट चेंज है, 8वां ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, चुनाव अभ्यर्थी नहीं होते हैं, इनकी शपथ नहीं ली जाती। बाकी सबको राष्ट्रपति दिलाएगा, इनको राज्यपाल शपथ दिलाएगा, बाकी सबको राष्ट्रपति दिलाता है। इनके शपथ के आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। महत्वपूर्ण अपवाद है, कुछ एक्सेप्शन भी आपको देखने को मिलते हैं, एक्सेप्शन भी आपको देखने को मिलते हैं कि सर राष्ट्रपति की शपथ आर्टिकल 60 में है, उपराष्ट्रपति की आर्टिकल 69 में और राज्यपाल की शपत 159 में है। ये शपथ आपको यहां देखने को नहीं मिलती, याद रखेंगे। बातें समझ में? बहुत बढ़िया। सेकंड पॉइंट ये है, शपथ की विशेषता क्या है? शपथ हिंदी अंग्रेजी में ली जा सकती है। शपथ के प्रति निष्ठा और सत्यनिष्ठा की शपथ ली जाती है कि हम संविधान के प्रति शपथ जो ओथ होती है, ओथ के फीचर्स क्या होते हैं? ओथ क्या ली जाती है? ओथ ये लेते हैं क्या? शपथ ये हिंदी इंग्लिश दोनों में ली जा सकती है। शपथ की जो लैंग्वेज है हिंदी एंड इंग्लिश दोनों हो सकती है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये होता है कि संविधान के प्रति हम क्या करेंगे? बिलीफ रखेंगे, बिलीफ इन कॉन्स्टिट्यूशन रखा जाएगा, बिलीफ इन कॉन्स्टिट्यूशन, हम संविधान में बिलीफ रखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन, बिलीफ इन कॉन्स्टिट्यूशन रखा जाएगा। और धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता बनाए रखने की शपथ ली जाती है। कार्यभार संभालने से पहले शपथ लेना अनिवार्य होता है। क्या आपकी बात समझ? कंटेंट कैसा बेटा ये वाला? मुख्यमंत्री की शपथ नहीं है क्या? बहुत बढ़िया बेटा, संसद के सदस्य के तौर पर ही मुख्यमंत्री की शपथ लेता है। अगर हम बात करते हैं संघ और राज्य के मंत्रियों की शपथ है, आर्टिकल 75 के अंदर जो पीएम की शपथ है और पीएम की काउंसिल की शपथ है, दिलाएगा कौन? राष्ट्रपति दिलाएगा। आर्टिकल 164 के अंदर सीएम की शपथ है, सीएम की काउंसिल की शपथ है, जो कौन दिलाता है? सर यह राज्यपाल दिलाता है, राज्यपाल इनको शपथ दिलाता है। काउंसिल का मतलब होता है मंत्रिपरिषद। कंटेंट कैसा है बाबू? बहुत लगे मजा आया कंटेंट देख के? पढ़े हुआ से पहले आज कंटेंट ये सिर्फ आपको तथास्तु बैच में मिल सकता है। ऐसा कंटेंट सिर्फ और सिर्फ तथास्तु बैच में मौजूद है। मस्त मस्त है काकोसा। अरे मैं काकोसा क्यों? मैं काको नहीं काकोसा कहना चाहो तो कह लो। नोट्स मिलता है, केवल पेड है इसका। बहुत बेस्ट कंटेंट है, थैंक यू। आगे हम बात करते हैं, ये थर्ड शेड्यूल होगी हमारी। अब हम फोर्थ शेड्यूल की बात करते हैं। ठीक है, चलो ये हमारी फोर्थ शेड्यूल है। इसके अंदर राज्यसभा में सीटों का आवंटन है, एलोकेशन ऑफ सीट्स, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। राज्यसभा में सीटों के आवंटन की हम बात करते हैं। किस राज्य से राज्यसभा के कितने मेंबर्स आएंगे? तो इसके अंदर टाइम देख लीजिए। यूपी में मैक्सिमम आते 31 सीटें यूपी से चुनी जाती है मैक्सिमम। बाकी राज्य जैसे महाराष्ट्र से 19 सीटें हैं, तमिलनाडु से 18 है, बिहार से 16 है, वेस्ट बंगाल से 16 है, कर्नाटक से 12 है, गुजरात से 11 है, एमपी से 11 है, राजस्थान से 10 है, आंध्र प्रदेश से 11 है। जनसंख्या के आधार पर ये दी जाती है। एलोकेशन किस बेसिस पर होता है? सर आवंटन किस बेसिस पर होता है? आवंटन का आधार क्या है? सर आवंटन का आधार है जनसंख्या। जनसंख्या के आधार पर ही जनसंख्या के आधार पर ही यह जो सीट्स है इनका एलोकेशन किया जाता है। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर ही बनते हैं, याद रखना। ऑल द एलोकेशन विल बी बेस्ड ऑन द सीट्स। अगर आप यूपी से हैं तो आप यूपी का याद रखना, और साथ में यूपी के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स का, बॉर्डर एरिया मतलब स्टेट्स का याद रखना। बिहार का याद रखेंगे, यूपी वाले बच्चे बिहार का याद रखेंगे, एमपी का याद रखेंगे, राजस्थान का याद रखेंगे। ठीक है, हरियाणा का भी याद रखेंगे, हरियाणा में एक ही होगा। ठीक है, याद रखना। आपको छोटे छोटे राज्य और भी देखने को मिल जाते हैं जो कम है। ठीक है, यह अनुच्छेद 4 और 80 के अंतर्गत उल्लिखित है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा आती है और 4 में आता है क्षेत्र विभाजन। इनसे रिलेट करता है बेटा। विधानसभा है, यूपी में विधानसभा की सीट 403 है, यूपी में राज्यसभा 31 है, और यूपी के अंदर विधानसभा की बात करता हूं, विधानसभा यूपी में विधानसभा की 403 है। यूपी में लोकसभा की अगर मैं बात करता हूं तो वह आपकी 80 सीट है। बेटा आप कैसी बात कर रहे हैं? मेरे होते हुए यूपी का कोई फैक्ट गलत हो जाएगा? सबसे आगे है यूपी, क्योंकि यूपी में मैं सर एमपी में 11 है, महाराष्ट्र में 19 है। बेटा महाराष्ट्र के अंदर 19 है और एमपी में है 11। आप अपने स्टेट का याद रखो। बढ़िया कंटेंट बेटा। पुलिस 5वीं अनुसूची, मजेदार 5वीं अनुसूची आपकी मजेदार देखने को मिलती है। ये कंटेंट आप देखना तुम। अब यहाँ अच्छे लोगों के पसीने छूटने वाले हैं। अगर मैं 5वीं अनुसूची की बात करता हूं, 5th शेड्यूल है ये, दिस इज शेड्यूल 5th। इसके बारे में चर्चा करता हूं। शेड्यूल 5th ये शेड्यूल्ड एरिया एडमिनिस्ट्रेशन है। शेड्यूल्ड एरिया एडमिनिस्ट्रेशन आपको देखने को मिलेगा। शेड्यूल एरिया एडमिनिस्ट्रेशन आपको देखने को मिल जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें संबंधित आर्टिकल्स की बात करता हूं तो 244 का जो पहला क्लॉज है वो इससे रिलेटेड आर्टिकल पॉइंट है कि इसका प्रमुख प्रावधान है राष्ट्रपति को यह शक्ति है कि इस क्षेत्र के अनुसूचित क्षेत्र घोषित करे। इन क्षेत्रों में मुख्यतः अनुसूचित जनजाति निवास करती है। मेजरली एरिया है, कुछ एरियाज को छोड़कर जितने भी बाकी एरियाज है वहां पर आपको देखने को मिलता है। सर मंथली करंट अफेयर का क्लास नहीं लेते बेटा? लेते हैं मंथली करंट अफेयर का, आपको यही देखने को मिलेगी। अगर जज हो रहे हैं मंथली करंट अफेयर की क्लास 31 तारीख में होया है, आज ही लाग जाएगी। ठीक है, उन्हें देखो था। दूसरा है सर जनजातीय सलाहकार परिषद, टीएसी। टीएसी का गठन भी आपको यही देखने को मिलता है। इसमें सदस्य संख्या 20 होती है। टीएसी क्या होती है? ट्राइबल आपकी एडवाइजरी कमीशन का गठन नहीं होता। ट्राइबल एडवाइजरी कमीशन नहीं बनती है, एडवाइजरी कमीशन नहीं बनती है। ट्राइबल एडवाइजरी कमीशन सीजीएल 25 में आया है। एडवाइजरी कमीशन जो आपकी बनती है ये सीजीएल 2025 का क्वेश्चन है कि ट्राइबल एडवाइजरी कमीशन के शेड्यूल में बनती है। आपको बताना होगा कि सर यह आपकी बनती है अनुसूचित क्षेत्र के लिए 5वीं अनुसूची में बनती है। ये क्या करती है? मतलब कार्य क्या है? जनजातियों के कल्याण और उन्नति पर राज्यपाल को सलाह देने का काम होता है। अधिकतम इसमें 20 लोग बनते हैं, 3 से 4 विधायक होते हैं जो एसटी हो उसमें शामिल किए जाते हैं। राज्यपाल की विशेष शक्तियां भी इसी में उल्लिखित हैं। कानूनों के प्रायोजकता लागू करने का निर्णय वो लेता है, कानूनों में संशोधन करा सकता है, नियम बना सकता है साहूकारिया भूमि के लिए। एक और पॉइंट आपको देखने को मिलता है, यह अनुसूची पूर्वोत्तर के राज्यों पर लागू नहीं है क्योंकि उसके लिए छठी अनुसूची है। पीसा एक्ट आपका 1996 इसी पर रिलेट करता है। जो पीसा एक्ट है वो रिलेट 20 पर करता है। पीसा एक्ट इज आल्सो रिलेटेड ऑन दिस। जो बेटा पीसा एक्ट आपको देखने को मिलता है 1996 वो इसी अनुसूची को कार्यान्वित करता है। पीसा एक्ट इसी अनुसूची को कार्यान्वित करेगा ही करेगा। बात आई समझ में? मैंने आपको बता दिया 5th शेड्यूल के बारे में। 5th शेड्यूल के बारे में याद रखना, शेड्यूल के बारे में बता दिया। आपको समझ में आई ये बात? 5वीं शेड्यूल में सारी चीजें होती हैं। अगर मैं आपसे पूछूं एडीसी कहां पर बनती है? एडीसी कहां पर बनती है? जो आपकी एडिशनल जो आपकी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है वो कहां बनती है? बेटा वो अनुसूची 6 में है। अनुसूची 5 में आपकी खाली टीएसी बनती है। टीएसी बनती है, टीएसी। टीएसी को होते हैं ट्राइबल एडवाइजरी कमीशन बनती है। इसमें 3 से 4 विधायक होते हैं जो एसटी हो, बाकी टोटल 20 होते हैं। राज्यपाल से कहते हैं भाई इसलिए काम कर दो। बहुत ध्यान से बुद्धि लगाकर सुन लेना। 5वीं अनुसूची नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के लिए नहीं होती। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के लिए क्या होता है? सर जो नॉर्दर्न ईस्टर्न हमारे स्टेट्स होते हैं इसके लिए अनुसूची कौन सी काम करती है? अनुसूची 6। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। आगे बढ़िए, 5वीं अनुसूची की हम बात करते हैं, इसको भी समझना बहुत ध्यान से। ये नॉर्दर्न ईस्टर्न एरियाज के लिए होती है। बता दूं संबंधित अनुच्छेद 244 का 2 है, 275 का 1 है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम पर लागू है। इस पर कॉर्बी ओलोंग जनजाति के लिए, दीमा हसाऊ जनजाति के लिए, बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र के लिए, ये मेजर क्षेत्र है। खासी हिल्स, जंतिया हिल्स, गारो हिल्स इस पे लागू होती है। त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद इसी को बोलते हैं, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इसी को बोलते हैं। चकमा, लाई, मारा इन जिलों के अंदर यहां पे लागू होती है। तो ये विशेषतः एरिया है जहां पर लागू होती है। नागालैंड के अंदर अगर मैं बात करता हूं, नागालैंड के अंदर कुछ भी लागू नहीं होता। सर नागालैंड के अंदर ना तो ट्राइबल एरिया चलता, ना ही यहां पंचायत है, ना तो यहां पंचायत है, ना ही यहां ट्राइबल एरिया चलता। तो नागालैंड का अपना एक अलग जलवा है।
ठीक है, दूसरा पॉइंट ये समझना, स्वायत्त जिला परिषद ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यही बनती है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स आपको यही देखने को मिलती है। अगर मैं बताऊं इसकी विधायी शक्तियां हैं, इस पर भूमि प्रबंधन यानी जितना भी हमारे लैंड के मैटर हैं वो इसके अंदर आते हैं, इसके अंदर मैरिज के आते हैं और तलाक के आते हैं, रिचुअल्स के आते हैं, ये सब मैटर्स पर एडीसी डिसीजन ले सकता है। नेक्स्ट शक्तियां क्या होती हैं, ग्राम न्यायालय द्वारा विवादों का निपटारा होता है, हत्या जैसे गंभीर अपराध को छोड़कर बाकी यही कर लेते हैं। कार्यकारी शक्तियां हैं, जैसे जिला निधि होती है यानी इसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट फंड, डिस्ट्रिक्ट फंड आपको देखने को मिलते हैं, स्कूल्स है, बाजार, स्वास्थ्य है, छोटे खनिज है, इन सब के ऊपर भी आपको देखने को मिलती रहती है। इस बारे में भी आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है, याद रखिएगा, बगैर परेशानी के इसके अंतर्गत आपको पूरी चर्चा याद रखनी है, ठीक है, याद रखिएगा, याद रखेंगे। वित्तीय शक्तियां क्या है, भूमि राजस्व, टोल टैक्स लगाना, बजट पारित करना, ये इत्यादि शामिल होती है। बाबू एडीसी की पावर्स के बारे में थोड़ा सा मैं बड़े प्यार से बता देता हूं कि लाडले जो एडीसीज होती है वो आपकी किसमें देखने को मिलती है, शेड्यूल 6 में ही, जो 6th शेड्यूल है, इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन, इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन आता है, नॉर्थ ईस्ट ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन आता है, ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन आपको देखने को मिलता है, एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलता है। होता क्या है इसके अंदर वो समझना, जो पूर्वोत्तर के हमारे राज्य हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इसका प्रशासन यहाँ पर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप समझना एडीसी का गठन भी होता है, एडीसी इस क्षेत्र में आसानी से प्रशासन कर सकती है। अगर वास्तविक शक्ति की बात करता हूं तो राष्ट्रपति के हाथ में है, इसकी भी वास्तविक शक्ति किसके हाथ में है, वो भी हमारे राष्ट्रपति के ही हाथ में है। राष्ट्रपति चाहे तो खुद, अन्यथा अगर वो चाहता है तो किसी राज्यपाल को या किसी अन्य प्रशासक को नियुक्त कर सकता है। वो जो प्रशासक होगा वो यहाँ पर एडीसी का अध्यक्ष बनेगा, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का अध्यक्ष बनेगा, जो इसके लिए काम करेगा। उसके पास लेजिस्लेटिव पावर अलग होंगी, यानी वो कुछ मामले पर कानून भी बना सकता है। कानून किस पर बना सकता है, लैंड के ऊपर, फॉरेस्ट के ऊपर, मैरिज के ऊपर, या वह डाइवोर्स के ऊपर, रिचुअल्स के ऊपर काम कर सकता है। वह ग्राम विभागों के लिए भी काम कर सकता है। उसके पास पावर है कि वो डिस्ट्रिक्ट फंड को यूज कर पाए, स्कूल, बाजार, स्वास्थ्य यानी हेल्थ के ऊपर काम कर पाए, टोल टैक्स लगा पाए, बजट पारित कर पाए, भूमि राजस्व पे काम कर पाए। ये सबकी सब हमारी अनुसूची 6 में आती है। अगर हम बात करते हैं बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद, बीटीसी सबसे बड़ी एडीसी है, अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं होती। जो बोडोलैंड की आपकी बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद, बोडोलैंड आपकी जो है टेंटेटिव कमीशन जो है, ये सबसे बड़ी एडीसी है, ये अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं है, ये अरुणाचल प्रदेश के लिए काम नहीं करती। अब क्लास के अंदर जैसे एक बच्चा देखने को मिला एएसएच है, कह रहा है कि वैसे ही कमेंट पढ़ेंगे, जैसे पढ़ना चाहते काम नहीं पढ़ेंगे। बाबू अगर तुम्हें बुद्धि होती ना इतनी, तो अभी तुम इस पर ध्यान दे रहे होते, क्योंकि यूपीएसआई के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है कि एडीसी किस अनुसूची में बनती है, परंतु आप में उतना बुद्धि का स्तर ही नहीं है कि आप दरोगा के लिए तैयारी करें। कृपया करके इस पर ध्यान दो, आपके पेपर के लिए जरूरी है। और बात रही आपके बैच में पूरा कराने की, बेटा आपके बैच में वीओडी डल चुकी है और ये लाइव क्लास आपके बैच में कल से शुरू हो जाएगी। बात समझ में आई? पता है बहुत बार जैसे अभी मैं बोला तो मेरी बात बच्चों को बुरी लग जाती है कि सर आप तो बहुत कठोर बोल जाते हैं। पहली बात तो ये, तुम 12वीं पास कर चुके, ग्रेजुएट भी हैं आधे से ज्यादा, तो तुम्हें इतनी क्षमता होनी चाहिए कि कल को तुम्हारे सीनियर भी तुम्हें डांट लगा सकते हैं और आप वही डाउट पूछा करें जो आपको सोचने समझने पे मजबूर कर दे, या पूछना ही पड़ेगा। मुंह उठाया कमेंट कर दी, उससे कुछ नहीं होता बेटा, नहीं होता, उससे सिलेक्शन नहीं होते। किसी भी सिलेक्टेड बच्चे से पूछ के देख लेना कि तुमने सर की क्लास में कितने डाउट पूछे थे, मुश्किल से 2 4 10 12 डाउट होते हैं। सर इनको हरियाणा में बता दो, अरे भाई साहब इनका नहीं लगी। आगे हम बात करते हैं। 7वां, ये सप्तम अनुसूची जो आपको देखने को मिलती है, ये किस बारे में होती है? सर ये पावर डिवीजन है। जो यह अनुसूची है इसको बोला जाता है पावर डिवीजन, इसको बोला जाता है शक्ति का विभाजन। किस किसके मध्य शक्ति का विभाजन है? सिर्फ केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये क्या है बच्चे, केंद्र राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन, 7th शेड्यूल आपको देखने को मिलती है। 7th शेड्यूल क्या है? पावर डिवीजन इन सेंटर एंड स्टेट। पावर डिवीजन है किस किसके बीच में? सेंटर और स्टेट में, इन सेंटर एंड स्टेट, सेंटर एंड स्टेट के मध्य पावर डिवीजन की चर्चा की गई है, रिलेटेड आर्टिकल 246। 3 प्रकार की लिस्ट हमारी होती है, कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। याद रखेंगे, जो आपकी देखने को मिलती है यूनियन लिस्ट, जिसको संघ सूची कहा जाता है। इस संघ सूची में क्या होता है बाबू, इस पर केवल सेंटर कैन मेक लॉ, इस पर सेंटर कैन मेक लॉ, सेंटर इस पर कानून बना सकता है। राज्य सूची जो होती है, संघ सूची पर कौन कानून बना सकता है? केवल केंद्र बना सकता है। राज्य सूची पर केवल राज्य बना सकता है। समवर्ती सूची पर दोनों ही कानून बना सकते हैं। इस पर आपका सेंटर भी कानून बना सकता है और इस पर आपका स्टेट भी कानून बना सकता है, दोनों ही इस पर कानून बना सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं ये संविधान के किस हिस्से का या संविधान के किस प्रकार की शक्ति का ब्यौरा है, तो यह लेजिस्लेटिव पावर है। दिस इज लेजिस्लेटिव पावर। कैसी पावर है बच्चे? ये लेजिस्लेटिव पावर है, थोड़ा सा इस बारे में याद रखना। दूसरा है, संघ सूची में जो विषय थे पहले 97 थे, अब 100 है। अधिकार केवल संसद को इस पर कानून बनाने का, जैसे डिफेंस, फॉरेन मैटर्स, रेलवे, बैंकिंग, सेंसस, बीमा, आयकर, जीएसटी, सीबीआई। जीएसटी यहां से हटा देना, जीएसटी गलत लिखा हुआ है, जीएसटी यहां नहीं होती, जीएसटी यहां नहीं होती, जीएसटी समवर्ती में आएगी। आगे बढ़ो, ये क्लियर हुआ? दूसरा है, राज्य सूची में 66 विषय थे, अब 61 हो चुके हैं। राज्य विधानमंडल इस पर कानून बना सकता है, जैसे मैंने बताया। पुलिस, कृषि, जेल, स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, भूमि, शराब और बाजार, शराब और बाजार, इस पर भी कौन है? केवल हमारा राज्य ही काम कर सकता है। ठीक बात? यस सर। कुछ इसमें एक संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। 5 ऐसे विषय थे जो देखो 66 थे 61 हो गए, यानी 5 विषय कम हुए कि नहीं हुए? हां सर, वो कब हुए? वो विषय कम होते हैं सर आपके 42वें संविधान संशोधन में। बेटा 66 से 61 हुए हैं, दिख रहा है ना? समझ पा रहे हो ना? यहां 47 से 52 हुए हैं, यहां 5 ऐड हुए हैं, नहीं हुए हैं? हां सर, हो गए। सर सच बात है। तो कैसे हुए? वो ऐसे हुए कि शिक्षा, वन, वन्य जीव संरक्षण, बाट और माप और न्याय प्रशासन, ये 5 विषय ठोक के हमने समवर्ती में फेंक दिए। तो अब ये विषय भी किसमें आएंगे? ये विषय भी समवर्ती में ही आएंगे। शिक्षा, वन, बिजली, विवाह, तलाक, आपराधिक कानून, मजदूर संघ आपको यहां देखने को मिल जाएंगे, आपको यहां देखने को मिल जाएंगे। क्या बात को समझ पाए? सर मनोरंजन भी है बेटा, ऐसे तो विषय इसमें 61 है, मनोरंजन भी है, मैंने लिखवा रखा है, एंटरटेनमेंट इसमें है। क्यों है? दारू भी है, शराब भी है, लिखो चाहो तो लिखो, शराब भी लिख लो, शराब लिखो, मनोरंजन लिखो, शराब आप लिखो, मनोरंजन लिखो, घर खरीदना लिखो, ये सब है इसमें। ठीक है, एंटरटेनमेंट भी है, अच्छा शराब लिखा हुआ है। हां, लगता है चीजें तगड़ी हैं। सर बाट और माप क्या होता है? या किसी चीज का मापा जाना, मापन वगैरह जो होता है वो चीज होती है। अच्छा एक और समझना, जो रेजिडुअल पावर्स होती हैं, मतलब जो ऐसे विषय हैं जो इसमें शामिल नहीं है, वो हमारे सेंटर में होंगे, ऐसा आर्टिकल 248 में देखने को मिलता है। जैसे साइबर सिक्योरिटी, अंतरिक्ष, एआई, उन पर केवल संसद का अधिकार है, आर्टिकल 248। जैसे मान के चलो कल को एआई से कोई अपराध हो जाए, ठीक है, मान के चलो कल को एआई से कोई अपराध हो जाए, तो वो आपको कहां देखने को मिलेगा? एआई का जो अपराध आपको कहां देखने को मिल जाएगा? सर एआई का अपराध हमें पता लगता है, एआई का अपराध वो कहां पे हो जाएगा? व्हाट्सएप, वो 248 है, वो सेंटर ही उस पे काम कर सकता है। जो बच्चे मुझसे इंग्लिश कंटेंट की डिमांड कर रहे हैं, वो मात्र एक है पूरी क्लास में, और ये वो बच्चा है जो अभी नया नया निकला है तैयारी करने के लिए। अब इसको अंदाजा नहीं है कि तैयारी करी कैसे जाती है। कोई बात नहीं बेटा, अभी कुछ दिन तो घूमो मार्केट में, 1-2 पेपरों में आपको दिक्कत आएगी, फिर आपको समझ में आ जाएगा ये जो कंटेंट है ये बाइलिंगुअल है, फिर आपको कुछ समझ में मजा आए। ठीक है, तो याद रखना, वैसे इसमें मैं बता दूं, इंग्लिश में थोड़ा सा मैं बता दूं, डिफेंस है, रेलवे है, फॉरेन है, ये सब इसी में आएगा। यहाँ आपको पुलिस है, एग्रीकल्चर है, जेल है, ये सब इसमें आते हैं। अगर वो इंग्लिश वाला बच्चा सच में होता तो इनको ट्रांसलेट कर लेता, ठीक है, वो इनको ट्रांसलेट कर पाता। आगे बात करते हैं, ये लीजिए
आठवीं अनुसूची की हम बात कर लेते हैं। आठवीं अनुसूची की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वो देखने को मिलती है 344 और 351। ये होती है 8th शेड्यूल आपकी। दिस इज 8th शेड्यूल। अब 8th शेड्यूल को अगर मैं समझता हूं तो वर्तमान में 2026 आपका चल रहा है। वर्तमान 2026 आपका चल रहा है और कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। अब इसमें जोड़ी कैसे कैसे गई हैं? 1950 में आपको 14 भाषाएं देखने को मिलती हैं। अब ये 14 भाषाएं कौन-कौन सी थी? पेपर में आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे ये पूछा जाएगा बाद में कौन-कौन सी भाषा जोड़ी गई हैं। जैसे कि पहली भाषा यानी 15वीं भाषा जो आपकी जोड़ी गई है, 15th लैंग्वेज आपकी सिंधी बनी, जो आपकी जोड़ी जाती है किससे? संविधान संशोधन 1967 में। बोली कहां जाती है? सिर्फ गुजरात में बोली जाती है। गुजरात में बोली जाती है एंड गुजरात के साथ-साथ आपको देखने को मिलती है कहां-कहां पर? राजस्थान में भी देखने को मिलती है। राजस्थान में भी आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट अगली भाषा आपको देखने को मिलती है 71वां संविधान संशोधन 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। नेपाली कहां-कहां बोली जाती है? सिक्किम में नेपाली बोली जाएगी, सिक्किम में नेपाली बोली जाएगी। मणिपुर में मणिपुरी और कोंकणी कहां बोली जाएगी? कोंकणी गोवा में बोली जाती है, गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है। फिर 92वें संविधान संशोधन हुआ, 4 जोड़ी गई तो टोटल भाषाएं कितनी होगी? 22। बोडो कहां बोली जाएगी? असम में बोली जाएगी, असम में बोडो। डोगरी उत्तराखंड के अंदर, हिमाचल के अंदर, मैथिली बिहार के अंदर और संतली छत्तीसगढ़ के अंदर बोली जाएगी। क्या आप समझ में आई बात? कौन सी भाषा कहां बोली जाएगी? मजा आया? कुछ हमारी क्लासिकल लैंग्वेजेस भी देखने को मिलती हैं। क्लासिकल लैंग्वेज का जो कांसेप्ट है 2003 में आया था। 2003 में यह पेश किया गया। पहली क्लासिकल लैंग्वेज, पहली सांस्कृतिक लैंग्वेज इसको कहा जाएगा। सांस्कृतिक भाषा के बारे में चर्चा की जाती है। इसी को क्लासिकल लैंग्वेज कांसेप्ट बोला जाता है। क्लासिकल लैंग्वेज कांसेप्ट यही है। क्लासिकल लैंग्वेज कांसेप्ट आपका यही है। तमिल जोड़ी गई 2004 में, संस्कृत 2005 में, कन्नड़ा 2008 में, तेलुगु 2008 में, साथ में मलयालम 2013 में, ओडिया 2019 में और अभी रिसेंटली 2024 और 25 के अंदर और भी भाषाएं इसमें जोड़ी गई हैं। कौन-कौन सी? सर इसके अंदर आपको जोड़ी गई है पी भाषा भी इसमें जोड़ी गई है। कौन-कौन सी है सर? ये फारसी, पाली, प्राकृत भी इसके अंदर जोड़ी गई है। इसके अलावा भी जोड़ी गई है। हाँ, 2024 में आपको देखने को मिलती है। कौन-कौन सी भाषा और जोड़ी गई है बताइए? पहले तो इसमें जोड़ी थी पर्शियन, पाली और प्राकृत। इसके अलावा कौन-कौन सी जोड़ी गई और? अरे बोलो ना भाई। हाँ बेटा 2024 में इसमें 5 जोड़ी गई हैं और बताइए इसके अलावा कौन सी और जोड़ी गई हैं? पारसी, पाली, प्राकृत तो इसमें जोड़ी गई हैं। क्लासिकल लैंग्वेज में जोड़ी गई और कौन-कौन सी जोड़ी गई इसके अलावा? पारसी, पाली, प्राकृत की बात बताइए। बंगाली और ये क्या हरकत है? पढ़ने की बजाय तुम ये कह रहे हो दबंगों का जिला यूपी 52। मान नहीं रहे हो। पढ़ाई पे ध्यान नहीं है। तुम्हें पता नहीं है कि मैं खुद भी ऐसा ही आदमी हूँ। हाँ? बदमाशी करें जो हमारे मित्र हैं भाई। हाँ? तो याद रखिए। बंगाली के साथ अबे भोजपुरी नहीं है, मैथिली है, मराठी है। बंगाली और मराठी आपको देखने को मिल जाएगी। प्लस बंगाली आपको देखने को मिल जाएगी और मराठी भी आपको देखने को मिल जाएगी। आमची मराठी मनोज आइते मराठी, बंगाली और मराठी भी इसके अंदर जोड़ी गई है। क्लासिकल लैंग्वेज है। ये सब 2024 में जोड़ी गई हैं। तो 6 5 11 कुल 11 भाषाएं आपको देखने को मिल गई हैं। ठीक है? याद रखेंगे? ओके। ठीक है? कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 9वीं अनुसूची। ये शुरुआत में नहीं थी। इसको बोला जाता है जो 9th शेड्यूल आपको देखने को मिलती है। 9th शेड्यूल जो आपको देखने को मिलती है। 9th शेड्यूल जो है ये आपकी लैंड रिफॉर्म के बारे में बात करता है। लैंड रिफॉर्म के बारे में बात करता है। ये शुरुआत में नहीं थी। ऐतिहासिक जोड़ा कब गया है? इसको जोड़ा गया है प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। कब ऐड कब हुई है? सर ऐड होती है ये आपकी 1951 में आपकी ऐड होती है। 1951 में ऐड होती है। ठीक बात है? याद रखें कब ऐड हुई है? 1951 में ऐड हुई है। इसका उद्देश्य आपको क्या देखने को मिलता है? इसका उद्देश्य आपको क्या देखने को मिलता है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ठीक है? चलिए। उद्देश्य ऑब्जेक्टिव समझिएगा। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? सर पहला जमींदारी प्रथा को उन्मूलन और भूमि सुधार कानून को लागू करना। जमींदारी सिस्टम कब शुरू किया गया था? सर जमींदारी सिस्टम की अगर मैं बात करता हूं सर यह 1793 में 1792 में कॉर्नवालिस ने शुरू करा था। कॉर्नवालिस के द्वारा इसको शुरू किया गया था। कॉर्नवालिस के द्वारा किसके कहने पर? जॉन शोर के कहने पर यह स्टार्ट किया गया था। जॉन शोर के कहने पर यह स्टार्ट हुआ था। अनुच्छेद 31 भी बताता है अनुसूची 9 के कानून मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर शून्य होंगे। अगर कोई किसी की जमीन हड़पने की कोशिश करता है तो वो 0 होंगे। ठीक है? याद रखिए। अच्छा यहां आप अपडेट करना ये मराठी नहीं है बेटा, ये असमिया लैंग्वेज है। मराठी नहीं है, असमिया लैंग्वेज है। असम की लैंग्वेज थी। असमी असमीज वो लैंग्वेज थी ना कि मराठी। थोड़ा सा कर लेना। दूसरा हम बात करते हैं कि अब ये जो भूमि सुधार है इसके बारे में थोड़ा सा कांसेप्ट भी बताए गए हैं। इसको भी थोड़ा समझ लेना कि पहला मूल संरचना सिद्धांत 9वीं अनुसूची में मूल संरचना का उल्लंघन नहीं कर सकती। ये थोड़ा सा बताया था। बाद में वामन राव किसमें कहा गया था कि कानून शामिल की नई इच्छा संभव है। इसमें बताया गया है जितने भी कानून में शामिल किए गए हैं उसकी समीक्षा संभव है। इसके बारे में बताया गया था। अब देखो मैं इसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूं। इस कांसेप्ट में बच्चों को बड़ी दिक्कत रहती है। एक सेकंड रुकना बच्चे। ये कांसेप्ट क्या है? शुरुआत में जो लैंड रिफॉर्म के केसेस डाले गए, जो भूमि सुधार के डाले गए, ठीक है? चलिए बेटा एम के रुक जा, थोड़ी सी देर रुक जा। ठीक है? थोड़ी सी देर रुक जाओ, मेरी बात को समझ लो। इसमें क्या बताया गया है? ये कुछ केसेस आपको देखने को मिले हैं जिसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर सकते हैं कि सर पहली बात तो जो भूमि सुधार था शुरुआती तौर पर इसमें छूट नहीं थी। शुरुआती तौर पर यह था कि जो भूमि सुधार के तहत राज्य सरकार भी अगर आपकी जमीन को हड़प लेगी तो उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। लेकिन लेटर ऑन उसको क्लियर करके बताया गया था वामन राव केस 1981 के अंदर कि भाई अगर न्यायिक समीक्षा होनी है तो वो संभव है। अगर राज्य सरकार ने किसी की भूमि को हड़पा है तो संभव है कि उसकी न्यायिक समीक्षा हो सके। वो पॉइंट आपको यही देखने को मिलता है कि 1981 वामन राव केस के बाद 9वीं अनुसूची के विषय पर 9वीं अनुसूची के मामले की न्यायिक समीक्षा संभव हुई। कि अनुसूची के मामले की न्यायिक समीक्षा संभव हुई। समीक्षा संभव हुई थी। इससे पहले जो न्यायिक समीक्षा थी वो संभव ही नहीं थी। ये आपको यहां पे क्लियर हुआ है। ठीक है? चलो दूसरा है आईआर कोएल्हो जो केस था। आईआर कोलेहो का जो केस था 2007 का, उसमें बताया गया था कि मौलिक अधिकारों का सार नहीं छीना जा सकता। सीमित सुरक्षा इसमें दी गई थी। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट इसमें बताया गया था फंडामेंटल राइट्स कांट बी डीम्ड ये बताया गया था। ठीक है? इससे पहले बताया गया था किशोर भारती के केस में बताया गया था कि हमारा जो फंडामेंटल फॉर्म क्या है उसके बारे में चर्चा की गई थी। फंडामेंटल फॉर्म के बारे में चर्चा की गई थी जिस वजह से इसके अंदर भूमि के जो अधिकार है उनको शून्य करने की बात की गई थी। मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे। यह आपकी 9वीं अनुसूची है। मेरे ख्याल से आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है थोड़ा सा इसको पढ़ लें। समस्या इसमें होगी नहीं आपको। एक कह रहा सर आप हरियाणा में कर देते हो, न्यू ना बोलिया करते। कितनी होता हम न्यू बोले हरियाणवी में पूछने लगा देते हो। हरियाणवी ऐसे नहीं बोली जाती। जब आप वहां पे होते हैं तो ही बोलते हैं। ठीक है? ये सीखी नहीं जाती। लीजिए अब हम बात करते हैं थोड़ा सा और मैटर आपको देखने को मिलता है, मजा आपको आ जाएगा। क्या ही लेवल है। 10वीं अनुसूची में इतने कांसेप्ट आपने आज से पहले कभी नहीं देखे होंगे। 10वीं अनुसूची को बोला जाता है दल बदल विरोधी कानून, इसको बोला गया है। 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई है याद रखना। सिर्फ 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 52nd अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ी जाती है। अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ी गई थी 1985 में। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझना। 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई थी। प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। उद्देश्य क्या था? सांसदों और विधायकों के द्वारा दल बदल रोकना, राजनीतिक स्थिरता लाना। पृष्ठभूमि 67 से 84 के बीच आया राम गया राम की राजनीति हरियाणा विधायक गयालाल की वजह से आई थी। विधायक किसका था भाई साहब? हरियाणा का था। नाम क्या था? गयाराम नाम था भाई साहब का। उसकी वजह से ही जो आपको देखने को मिलता है आपको तभी देखने को मिलता था। ठीक है? याद रखेंगे। बहुत बढ़िया। इसको दल बदल विरोधी कानून का नाम दिया गया। ये नाम तो इसको 1989 में मिला। जोड़ी तो 85 में गई थी।
संबंधित आर्टिकल 101 का 2, 191 का 2 देखने को मिलता है। ये संसद के लिए है। कोई भी सांसद अगर राजनीति छोड़ता है तो वो सांसद के लिए होता है, और ये भाई साहब किसके लिए है? वो विधायक के लिए होता है। तो विधायक के लिए होता है। विशेष तथ्य है, भारत पहला देश नहीं है, यूके, यूएसए, कनाडा में भी इस प्रकार के कानून हैं और नॉमिनेशन के बेसिस पर ये चलते हैं। अब अगर कहीं पर भी दलबदल होता है तो वहां उपचुनाव नहीं होता। याद रखना। अयोग्यता के आधार क्या हो सकते हैं? यदि कोई सदस्य स्वेच्छा से अपने राजनीतिक दल को सदस्यता छोड़ता है तो खेल खत्म, अपना चल जाएगा। इलेक्शन जीतने के 6 महीने के बाद अगर वो छोड़ता है तो इसमें हो सकता है। अगर हम बात करते हैं आफ्टर 6 मंथ ऑफ इलेक्शन, आफ्टर 6 मंथ जीती हुई पार्टी विनर जो होगा, आफ्टर 6 मंथ जो विनर होता है वो ऐसा करता है तो दिक्कत होती है। यदि सदस्य अपने दल के व्हिप के विरुद्ध मतदान करे, मतदान में उपस्थित रहे तो व्हिप जारी हो जाएगा, हट जाएगा। यदि निर्दलीय निर्वाचित सदस्य बाद में किसी दल में शामिल हो जाए तो भी खेल खत्म है। मनोनीत सदस्य राज्यसभा विधान परिषद का मनोनीत सदस्य 6 महीने बाद किसी दल में शामिल हो जाता है, 6 महीने से पहले होगा तो अयोग्य है। अयोग्य है। अपवाद की बात करते छूट है, विभाजन है। 91वें संविधान संशोधन 2003 से हटा दिया गया है। पहले हम बात करते मर्द यदि दल के कम से कम, ये ऐसे नहीं होगा, मुझे ही बताना पड़ेगा किन मामलों में छूट है, ये ऐसे नहीं बताया जा सकता। आप इसमें गलती कर देंगे। किन मामलों में छूट आपको देखने को मिलती है? कुछ मामलों में दलबदल लागू नहीं होता। जैसे अगर हम बात करते हैं कुछ मामलों में दलबदल लागू नहीं है। पहला, यदि 2/3 सदस्य, यदि 2/3 सदस्य पार्टी बदले तो लागू नहीं है। पार्टी बदले तो उन पर दलबदल नहीं लगता। पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है? यदि पूरा दल किसी अन्य को जोड़े, यदि पूरा दल किसी अन्य दल में शामिल हो, किसी अन्य में शामिल हो तो भी लागू नहीं है। अन्य दल में जाए तो भी शामिल नहीं है। ठीक है, याद रखना। ये कुछ ही मामलों में जीता लगता है। ठीक है, याद रखना इसके बारे में। ठीक है, इसके बारे में याद रखना। ये बाकी के जो कॉन्सेप्ट है वो सिविल्स के लिए है, आपको इसको देखने की जरूरत नहीं है। सिविल सर्विसेज के लिए है बाकी कॉन्सेप्ट। सिविल्स का जो बैच आएगा मेरा वो उसके लिए रेडी किया गया डेटा है, आप रहने दो उसको। बाकी का इसके अंतर्गत ये भी चर्चा की गई है। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूं पूरा कॉन्सेप्ट दोबारा से बता देता हूं। ये है निर्णय प्राधिकारी, लोकसभा का अध्यक्ष, विधानसभा का अध्यक्ष, ये किसको बताएगा? राज्यसभा का सभापति। ये केवल निर्णय लेंगे, निर्णय लेते, डिसीजन इनका होगा, डिसीजन इनका होगा। और ये जो डिसीजन है किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। और ये जो डिसीजन विधानसभा के अध्यक्ष को देंगे, राज्यपाल को देंगे। और ये दोनों ही अयोग्य घोषित करेंगे, ये दोनों ही अयोग्य घोषित करते हैं, यही अयोग्य घोषित करेंगे, यही अयोग्य घोषित करेंगे। ये सवाल भी सीरियल मैच में। ठीक है, चलो बात है समझ। 2/3 का मतलब क्या है? यदि कई बार क्या होता है, यदि किसी पार्टी के 2/3 जो सदस्य हैं वो कोई दूसरे दल में जाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में 10वीं अनुसूची के तहत उनका दलबदल वह काम नहीं कर सकता। ठीक है, यह आपकी 10वीं अनुसूची है। मतलब की बात यह है कि मान के चलिए किसी पार्टी में 60 लोग हैं, अगर उसमें से 40 ऐसे लोग हैं जो दूसरी पार्टी में जाना चाहते हैं तो उनके ऊपर डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा, दलबदल नहीं लगेगा। दलबदल में सदस्य की सदस्यता समाप्त कर दी जाती है, फिर वो विधायक या सांसद नहीं रहता। विनम्र निवेदन है, कंटेंट वाकई में हाई लेवल का चल रहा है, मैं खुद इस बात को एक्सेप्ट करूंगा। हाँ, ये कंटेंट आपके एग्जाम से ज्यादा हो सकता है, परंतु मैं आपको ऐसा पढ़ाना चाहता हूं आपको अपने जीवन काल में दोबारा पढ़ना ही ना पड़े। मुझसे तुम एक बार पढ़ो, दोबारा मेरी क्लास में तुम दिखना भी मत। फिर अपने बाल बच्चों के साथ आना, सिलेक्टेड होकर अपना भैया कहने के बाद अपने बच्चे की उम्र हो जाए पढ़ने की, तब मुझे बताना कि जिस तरह आपसे पढ़े थे हमारे बालक है ये भी पढ़ना चाहता है, तब आना। फिर मैं ऐसा ही पढ़ाता हूं भाई, दोबारा नहीं आना पड़ता किसी को। सर दलबदल 1989 में आया था बेटा, दलबदल 1985 में आया था, दलबदल विरोधी एंटी डिफेक्शन 1989 में बनाया। समझ में आया नहीं आया ये बताइए? आ गया? ऐसे ही पढ़ाता हूं भाई मैं। ना करें भाईजान, ना करें, मान जाओ। एक बार शॉर्ट में एक्सप्लेन, बेटा 10वीं अनुसूची इसलिए आई थी, क्यों आई थी? सर 1967 से 84 के बीच में आया राम गया राम की राजनीति चली थी हरियाणा में। हरियाणा के एक आपके विधायक हुआ करते थे गयालाल, वो कभी पार्टी में इधर आते थे, कभी पार्टी में उधर आते थे। हरियाणा में मैं न्यू कहूं कि कति उसने मतलब यूं मान लो कि गना सुत्ता काम कर रखा था, कति उड़ता जाता था। ठीक है, चलो तो इतनी गणी बड़ी उसने बात कर दी थी जिस वजह से हमने देखा कि भाई 52वां संविधान संशोधन ला दिया गया, जिसकी वजह से सांसद और विधायकों पर दलबदल के आधार पर अगर पार्टी चेंज करेगा तो उसका सदस्यता रद्द कर दिया जाएगा। इस बारे में ही यह कानून लाया गया था। लीजिए जी, आगे हम बात करते हैं। आपकी 11वीं अनुसूची आपको देखने को मिलती है, सिर्फ पंचायती राज है। ये 11वीं अनुसूची आपको देखने को मिलती है, बहुत ही बड़ा प्यारा 11वीं अनुसूची पंचायती राज है। 73वां संविधान संशोधन 1992 में आया, लागू होता 1993 में। अनुच्छेद 243 जी के 29 विषयों की चर्चा की गई है। इसी के माध्यम से आपको जिला पंचायत, जिला ब्लॉक पंचायत और आपका ग्राम पंचायत की चर्चा की गई है। अगर मैं बात बताता हूं, इसके अंदर कुल 29 विषय रखे गए थे। 29 विषय आर्थिक विषय थे, कृषि, भूमि सुधार, लघु सिंचाई, पशुपालन, मत्स्य, वानिकी, वन उपज, लघु उद्योग, खादी, आवास, पेयजल, सामाजिक ईंधन, चारा, सड़क, पुलिया, विद्युतीकरण, ऊर्जा, गरीब उन्मूलन, शिक्षा, प्रशिक्षण, प्रौढ़ शिक्षा, पुस्तकालय, संस्कृति, बाजार और स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य, स्वच्छता, परिवार कल्याण, महिला बाल विकास, समाज कल्याण, दुर्बल लोग, पीडीएस और परिसंपत्ति रखरखाव, ये 29 विषय में शामिल कर दिए गए थे। इसके अंदर एक और बात की गई थी कि सर त्रिस्तरीय व्यवस्था में सीधा चुनाव, आरक्षण दिया गया था, आरक्षण महिलाओं को कितना दिया गया था 1/3, 5 वर्ष का कार्यकाल भी दिया गया था, 243 में इसका चर्चा की गई है। राज्य वित्त आयोग का चुनाव भी रखा गया था। ठीक है, इसको यहां से मिटा दो क्योंकि यहां ज्यादा हो जाएगा। अगर मैं इसको समझाने पाऊंगा तो फिर बुद्धि खराब हो तुम सबकी। इसको आप नोट कर लेना। चुनौतियां इसके अंदर थी, वित्तीय कमी आ रही थी, शक्तियों का हस्तांतरण करना था, जागरूकता की कमी आ रही थी, तो उसको रोकने के लिए ही यह सारा कार्य किया गया था। मेरे ख्याल से आपके सारे पॉइंटर समझ में आए। जीआरएस से ज्यादा अपलोड होगी। महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण दिया गया। ठीक है, चलिए। हाँ, ये पीडीएफ जो है जीआरएस के साथ ही जाएगी। बात समझ में? जिला, ब्लॉक और ग्राम। बेटा जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं, काइंडली लिसन टू मी केयरफुली, द पर्सन हु आर हियर फॉर द इंग्लिश कंटेंट, काइंडली मेक श्योर यू कैन इजीली राइट कृषि एज एग्रीकल्चर, भूमि सुधार एज लैंड रिफॉर्म। आप इनको आसानी से इंग्लिश में लिख सकते हैं। पशुपालन एज एग्रीकल्चर, लघु सिंचाई एज यू कैन राइट एज मिनी इरिगेशन। ठीक है, मत्स्य पालन इज कॉल्ड फिशरीज, वानिकी इज कॉल्ड, ये फॉरेस्ट्री होती है, वानिकी को लिख देता हूं, ये थोड़े से है आपके ज्यादा हैवी है, जैसे ये एग्रीकल्चर है। ठीक है, ये लैंड रिफॉर्म है, लैंड रिफॉर्म है, ये इरिगेशन है, ये हस्बेंड्री है, हस्बेंड्री आपको देखने को मिल जाएगी। ये मत्स्य पालन है, फिशरीज है, फिशरीज आपको देखने को मिल जाएगी। ये आपके फॉरेस्ट्री है, फॉरेस्ट्री है, ये फॉरेस्ट की ही उपज है। ये आपके लघु उद्योग है, सर दीज आर मिनी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री है, दैट इज खादी, ये खादी ही होगी, खादी है। सर यह आपका निवास स्थान है, रेजिडेंस है, रेजिडेंस, और ये वाटर है, वाटर वगैरह, इस सब रिलेटेड कानून यही बनाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, याद रखना थोड़ा सा। आगे बात करते हैं 12वीं अनुसूची। इसके अंदर 18 विषय इसमें शामिल किए गए थे। ये 74वां संविधान संशोधन 1992 में आया, लागू होता है 1 जून 1993। इसमें न्यायपालिका, नगर पालिका के लिए जो संरचना रखी गई थी, सबसे ऊपर नगर निगम रखा गया था, नगर निगम, जिसको बोला जाता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इंग्लिश में लिखा हुआ है आपकी बात। नगर परिषद आता है फिर, जिसको बोलते हैं म्युनिसिपल काउंसिल, नगर परिषद। और इसके नीचे आपको देखने को मिलता है नगर पंचायत देखने को मिलता है, जिसको नगर पंचायत ही बोलते हैं। इसका अध्यक्ष संक्रमण क्षेत्र देखने को मिलता है, इसका आईओ देखने को मिलता है, इसका आईएएस होता है, जिसको मेयर कहा जाता है। मेयर इज आईएएस ऑफिसर, एक मेयर एक आईएएस ऑफिसर होता है। सब्जेक्ट इसमें 18 है। कौन-कौन से सब्जेक्ट हैं? ये है। प्रमुख अवधारणा है, वार्ड समिति के बारे में बताया गया 243 में 3 लाख प्लस जनसंख्या पर अनिवार्यता है। मेयर की भूमिका शक्तिशाली मेयर होता है, कार्यकारी प्रमुख होता है, कमजोर मेयर औपचारिक प्रमुख होता है। चुनौतियां हैं, चुनौतियों को रहने दीजिए, वरना आईएएस में पहुंचोगे आप सीधा। चुनौतियां रहने दीजिए, आपको चुनौतियां नहीं लेनी होती, क्योंकि इसमें आईएएस जो होते हैं ना, आईएएस मेयर होते हैं, तो वो अपने दबदबे के चक्कर में किसी राज्य का अंदर वो डेवलपमेंट करने से रुक जाते हैं। जय महिष्मती लाओ, जय महिष्मती। बेटा समझ में आया? यह आपकी 12वीं अनुसूची है। यहां हमारी अनुसूची भी कंप्लीट होती है। अब मैं बात करता हूं संविधान के भागों के बारे में। दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है? अब मैं भागों की बात करता हूं, जो जो इंपोर्टेंट भाग आपको देखने को मिलते हैं।
बेटा इंग्लिश वालों के लिए मैं बात बताऊं, इंग्लिश वालों के लिए कंटेंट आगे आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा समय दीजिए, ये इंग्लिश वालों के लिए भी कंटेंट आएगा। कमिश्नर म्युनिसिपैलिटी का आईएएस पोस्ट है, अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यहां पर आईएएस पोस्ट आ जाती है, यहां आईएएस पोस्ट आती है, नीचे आईओ वगैरह रहती है, ठीक है। चलिए, अरे चाचा सिविल्स के लिए बैच मेरा अगले अप्रैल में आएगा, सिविल्स के लिए बैच मजा है। अब हम पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देख लेते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट्स देख लेते हैं, आपकी बारी अनुसूचित क्लियर होती है, अब हम पार्ट्स देख लेते हैं। अच्छा वैसे मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपके 2 मिनट का समय लूंगा, मैं आपको सिविल्स में और एसएससी में फर्क बता देता हूँ। ये सिविल्स का कॉन्सेप्ट है, तुलनात्मक विश्लेषण हम करते हैं, ये आप भी देख लो इसको। वर्ष है कब आया था, 73 संशोधन 92 में आया, 74वां भी 92 में आया, कार्यकाल 5 वर्ष, महिला आरक्षण 1 एससी एसटी जनसंख्या के अनुपात पर निर्भर करता है, यह भी जनसंख्या के अनुपात पर ही निर्भर करता है। राज्य चुनाव वित्त आयोग हाँ हाँ यहाँ पर शामिल है, प्रत्यक्ष चुनाव हाँ हाँ दोनों जगह होता है। 11वीं जो अनुसूची है ये ग्रामीण है, ये शहरी है, विषय 29 है, 18 है, स्तर 3 है, ग्राम ब्लॉक में जिला, स्तर 3 है, नगर पंचायत परिषद निगम, बुनियादी इकाई में ग्राम सभा, बुनियादी इकाई में वार्ड समिति है। इसमें कंडीशन 10,000 की है, इसमें कंडीशन 3 लाख की है, लागू 24 अप्रैल 1 जून। मुख्य फोकस इसका कृषि ग्रामीण विकास है, इसका शहरी नियोजन और बुनियादी ढांचा, इंफ्रा डेवलप करना इसका काम होता है, इंफ्रा डेवलप करना इसका काम होता है। और जो जितना भी आपको देखने को मिलता है, जितना भी आपको शहरी नियोजन देखने को मिलता है, वो भी इसी के थ्रू होता है, नोट कर लीजिए। ये हमें थोड़ा डिटेल में बताना पड़ता है। देव बेटा मान जा, बहुत मारूंगा, चुप हो जा, बढ़िया है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, नोट कर लिया, ठीक है। इसके अलावा और भी चीजें देखने को मिलती हैं, ये प्रॉपर आईएएस वाला है, इसमें संवैधानिक महत्व आपको देखने को मिलता है, ठीक है, प्रशासनिक महत्व अनुसूची का संबंध विवाद वो है, वो भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है, याद रखना। कुछ आपके मुद्दे भी हैं, जैसे प्रथम अनुसूची में नए राज्यों की मांग विदर्भ चलता रहता है, बोडोलैंड और आपका गोरखलैंड पे काफी ज्यादा मसला चल रहा है, अंग्रेजी को शामिल करने की मांग चल रही है, भोजपुरी राजस्थान की दावेदारी आ रही है, 11वीं 12वीं अनुसूची में भी आपको समस्या आपको देखने को मिल रही है। दल बदल का कानून है, स्थानीय स्वशासन भाषाएं कल्चर है, काफी आपको डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, भाषाओं की विशेषताओं में आपको कई बार आपको इश्यूज देखने को मिलते हैं, ठीक है। खैर छोड़िए, अब हम बाकी चीजों के बारे में बात करते हैं, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से हटा देता हूँ, वरना फिर आपके लिए बहुत ज्यादा कंटेंट हो जाएगा। हाँ, एक ये देख सकते हैं, ये वाला पेज आप देख सकते हैं, संशोधन, प्रमुख संशोधन जो आपको देखने को मिले हैं, जिसके थ्रू आपकी जो अनुसूचियां हैं उसके अंदर परिवर्तन हुआ है, अनुसूचियों में जो परिवर्तन हुआ है वो समझिए। सर अगर हम बात करते हैं पहला संशोधन आपको देखने, अनुसूची पहली में आपको 36वां संशोधन देखने को नहीं, इसको भी रहने देते हैं, इसको मैं आपको अलग से बताऊंगा, इसको भी रहने दो, इसको मैं अलग से बताऊंगा। अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज हमारा स्लाइड आती, आज मैंने आपको पढ़ाना शुरू करा, पहले शेड्यूल्स को मैंने पढ़ाया, शेड्यूल्स के बारे में क्लियर करके आपके सामने पूरी चीजें क्लियर करें, शेड्यूल समझा दी। मैं पार्ट्स की बात करता हूं, संविधान में भाग कितने हैं, ठीक है, आर यू रेडी फॉर पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ओके। अगर हम पार्ट्स की बात करते हैं, पार्ट्स आपको कैसे कैसे देखने को मिलते हैं वो समझ लीजिए जरा, एक सेकंड रुकना बच्चों। हेडिंग डाल लीजिए पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रारंभ में 22 थे, लेकिन अभी ऑर्डर के अकॉर्डिंग, क्रम के अकॉर्डिंग देखूंगा तो 22 ही हैं, लेकिन संख्यात्मक तरीके से बढ़ चुके हैं, और संख्यात्मक तरीके से कितने हो सकते हैं बढ़कर, सर संख्यात्मक तरीके से बढ़कर वह आपके 25 हो चुके हैं, क्योंकि कई सारे उपभाग इसमें जोड़ दिए गए हैं। तो सर बता दीजिए कौन कौन से भाग आपको देखने को मिलते हैं, तो मैं आपको वही बताने के लिए तैयार हूं। पहला भाग आप हेडिंग डालेंगे आर्टिकल 1 से 4 तक, ये मुझे करना पड़ता है वरना फिर बाद में आपको पीडीएफ नहीं मिलती, इसलिए मैं आपको पहले रेडी करके दे रहा हूं। लीजिए पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दीज आर पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलो पहला आपको देखने को मिलता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, रेड पेन ले रहा हूं, तगड़े तरीके से तेजी से लिखना, थोड़ा सा लिखते जाना। संविधान के अंदर 22 भाग हैं, अगर वर्तमान की स्थिति की बात करो, क्रम के बेसिस पे जाओगे तो आज भी 22 है, ऑर्डर के बेसिस पे जाओगे आज भी 22 है, लेकिन अगर काउंट के बेसिस पे जाओगे तो 25 हो चुके हैं। इनके बारे में सबसे पहले चर्चा, सर इसके अंदर आर्टिकल कितने हैं, आर्टिकल है 01 से लेकर 04 तक, और ये है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, इंग्लिश वाले बच्चे लिखना यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, टेरिटरी, ओके। दूसरा नागरिकता की बात करता हूं, सिटीजनशिप की बात करता हूं, तो यह आपको देखने को मिलता है आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक देखने को मिलते हैं, और पूछा जाए तो ये क्या है, सिटीजनशिप है, शिप आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, दीज आर फंडामेंटल राइट्स। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, अगर मैं बात करता हूं डीपीएसपी इनको बोला जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, आर्टिकल कितने हैं 36 से लेकर 51, समझते चलना कितने आर्टिकल है, आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51। फिर आपके ये भाग है मूल कर्तव्य है, शुरुआत में नहीं था, बाद में ऐड ऑन हुआ है, तो ये बहुत बाद में ऐड ऑन हुआ है, ये कब ऐड ऑन हुआ है, 42nd संशोधन 1976 में ऐड हुआ, 1976 में ऐड हुआ है, तो एक बढ़ गया बेटा, एक बढ़ा है, ठीक है, तो ऐसे ही बढ़ा है। इसमें आर्टिकल कौन सा 51 ए ही इसमें आर्टिकल है, 51 ए इज आर्टिकल, याद रखना। नेक्स्ट है आपका भाग 5, ये सेंटर का रूल है, सेंटर रूल आपको देखने को मिलता है, आर्टिकल कितने 52 से लेकर 151, ये आर्टिकल है इसमें। फिर बच्चे आपके राज्य का रूल है, इसको बोलते हैं स्टेट रूल, आपको देखने को मिलता है, और इसमें आर्टिकल्स कितने हैं सर, आर्टिकल 152 से 237 है। नेक्स्ट आपका भाग 7 था, इसमें 20 स्टेट रूल्स था, 20 प्रकार के 20 स्टेट रूल्स, 20 प्रकार के राज्यों का 20 स्टेट रूल्स आपको देखने को मिलते थे, 20 प्रकार के राज्यों का प्रशासन था इसमें, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ आर्टिकल थे खाली 238। फिर आपको 8वां भाग देखने को मिलता है यूनियन टेरिटरी रूल्स आपको देखने को मिलता है, तो यूटी होती है, इसको कैसे चलाया जाता है, आर्टिकल 239 से 242, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ये हटाया कब गया था बेटा, आज की डेट में काम नहीं करता, निरस्त हो चुका है। कब इसको हटाया गया है, 7वां संशोधन 7 संशोधन 1956। क्यों हटाया गया था कुछ बच्चे पूछेंगे, मैं बता देता हूं, क्योंकि बेटा जो पहले राज्य थे ना 20 प्रकार के राज्य, वो 20 प्रकार के राज्य ही खत्म कर दिए गए। जब मैं पार्ट 1 पढ़ाऊंगा तो आपको पता लगेगा ये क्यों खत्म कर दिए गए। बी टाइप के स्टेट का मतलब होता है देसी रियासतें, प्रिंसली स्टेट, प्रिंसली स्टेट का कांसेप्ट ही खत्म हो गया, ठीक है। आगे बात करते हैं अगला सवाल ये पंचायत, ये भाग 9 शुरुआत से ही था, पंचायत पंचायत था, इसमें आपको देखने को मिलते हैं आर्टिकल 243 ए से लेकर ओ तक, ये बाद में ऐड ऑन हुआ 73 संशोधन द्वारा, 74 संशोधन द्वारा, 74 संशोधन द्वारा 1992 में ऐड हुआ है, 1992 में ऐड हुआ है। आर्टिकल है 243 पी से लेकर जेड जी तक, बेटा सहकारी समितियां भी ऐड हुई हैं, ये 97 संशोधन 2011 में ऐड हुआ है, 9 भी है, भाग 9 भी है, 9 भी, इसमें 243 जेड एच से लेकर जेड टी है आर्टिकल्स। फिर शेड्यूल्ड एरिया एडमिनिस्ट्रेशन, शेड्यूल्ड एरिया एडमिनिस्ट्रेशन, शेड्यूल्ड एरिया के बारे में चर्चा की गई है, इसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, रूल, तो इसके लिए आर्टिकल 244 है केवल और केवल। संघ राज्य के बीच संबंध आपको बताए गए हैं, सेंटर स्टेट रिलेशन है, सेंटर स्टेट रिलेशन की चर्चा की गई है, रिलेशन है, आर्टिकल 245 से 263 आपको देखने को मिलेगा। फिर आपको फाइनेंशियल रिलेशन देखने को मिलते हैं, फाइनेंस प्रोविजन है, फाइनेंस प्रोविजन आपको देखने को मिलते हैं, जो आपको पता लगता है कहां से कहां तक है, आर्टिकल 264 से 300 ए तक आपको देखने को मिलते हैं। आई होप आप इसको भी जानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये कब हुआ था, 17 संविधान संशोधन 2011। तो भारतीय राज्य क्षेत्र के बीच व्यापार है, ट्रेड की हम बात करते हैं, ट्रेड, ये प्रोविजन हमने ऑस्ट्रेलिया से उठाए हैं, 301 से लेकर 307 है। फिर आपको देखने को मिलता है यूपीएससी, यूपीएससी आपको देखने को मिलता है आर्टिकल 308 से लेकर 323 है, ठीक है। फिर आपको देखने को मिलता है 4A अधिकरण है, ट्राइब्यूनल्स है। अब ट्राइब्यूनल्स में आपको देखने को मिलता है 323 ए आर्टिकल है, कब जोड़ा गया था, 42nd सीएए संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। बात है समझ, कब जोड़ा गया था, 42nd संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। बेटा लाइक भी कर लोगे नहीं करोगे, आप इतनी बुरी बात होगी कि तुम लाइक भी नहीं कर पाओगे, आप इतने बुरे हो गए हम हैं,
कैसी बात कर रहे हो? अबे सर्विसेज नहीं होती, ट्राइब्यूनल्स होते हैं। हाँ, इसको बोल सकते हैं रिलेशन बिटवीन द जुडिशरी एंड सर्विसेज। ये देखने को मिलता है यहाँ पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाग 15, ये इलेक्शन से रिलेट करेगा, इलेक्शन से मिलता है इसमें। इलेक्शन आपको देखने को मिलते हैं आर्टिकल 324 से 29। फिर आपको देखने को मिलता है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है, यानी ये इसी को कहा जाता है रिजर्वेशन, यही रिजर्वेशन है, आरक्षण है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन 330 से लेकर 42। फिर आपको देखने को मिलता है लैंग्वेज प्रोविजन है, लैंग्वेज आपको देखने को मिलता है 343 से 51। फिर इमरजेंसी है, इमरजेंसी है बच्चे, यह 352 से 360। फिर आपको देखने को मिलता है मिसलेनियस है, प्रकीर्णन है, मिसलेनियस 361 से 67। फिर अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट कैसे होगा संशोधन में, संविधान में 368 आर्टिकल है एकमात्र। फिर टेम्परेरी प्रोविजन है, टेम्परेरी प्रोविजन है, टेम्प प्रोविजन है, इसमें आर्टिकल थोड़े ज्यादा है, 369 से 392, 69 से 92। और लास्ट जो बचता है ब्रीफ है, इसमें ब्रीफ का मतलब क्या होता है, निरसन है, इसमें निरसन, चीजों का खत्म होकर शामिल होना, निरसन। आर्टिकल 393 से लेकर 95, तीन ही आर्टिकल 93, 94, 95। और इस प्रकार से आपके संविधान के सारे भाग आ जाते हैं। बात खत्म, ये संविधान के पार्ट्स में। अब यहां से संविधान की संरचना शुरू होगी। आज क्लास नंबर 6 है, 15 क्लासेस में पॉलिटी खत्म हो जाएगी। पॉलिटी कितनी क्लास में खत्म होगी, 15 क्लास में। तो आपने तो शुरुआत में बताया था कि सभी 30 क्लास में खत्म होगी, बेटा 15 क्लास में जो पॉलिटी के बेसिक स्ट्रक्चर वो खत्म होगा। बाकी की जो 10 क्लास है बाद वाली, उसमें प्रैक्टिस होगी, और जो बीच की 5 क्लास लगेंगे वो करंट अफेयर्स के बेसिस पर पॉलिटी खत्म होगी। मैं पढ़ाने के तरीके को बदल दूंगा, मैं इसीलिए आया हूं। मेरा जन्म इसलिए हुआ था कि जो पुराने तरीके चल रहे थे उनको खत्म कर दिया जाए। आपको पढ़ने का एक नया तरीका, मैं तुम्हें इस बात को सफेद कागज पर लिख के दे सकता हूं। अगर कोई इस कंटेंट को फॉलो कर रहा है, अगर कोई इस कंटेंट को फॉलो कर रहा है, यकीनन इस बार आपका सिलेक्शन होकर रहेगा। आपके सिलेक्शन को इस बार एक ही व्यक्ति रोक सकता है, वो आप स्वयं है। बेटा इसकी पीडीएफ हमारे तथास्तु बैच में मिलती है इस बार आपके। और ये नहीं कि तुम खाली एक एग्जाम में सिलेक्शन लेके आ सकते हो, ना 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 ना, इसको पढ़ने के बाद पीसीएस तक भी एग्जाम देके आओगे तो पीसीएस का भी सिस्टम पढ़ोगे। याद है, यही कंटेंट की डेप्थ की जरूरत है, इसी के बारे में थोड़ा सा याद रखना। कमेंट के अंदर एक जो मैसेज पिन है, उस पिन पर क्लिक करके आप अगली क्लास की टाइमिंग के बारे में जान सकते हो। ग्रुप में केवल उसी बैच के बारे में बात की जाती है, उस ग्रुप में कोई फालतू फर्जी कोई बात नहीं होती, सिर्फ बात होती है तो कंटेंट की। आगे हम बात करते हैं। अब यहीं से मैं पढ़ाना शुरू करूंगा पहले भाग को, संघ राज्य क्षेत्र और उसके विस्तार के बारे में। संघ राज्य क्षेत्र और उसके विस्तार के बारे में बात करते हैं। अच्छा, अगर अनुसूची का शॉर्ट चाहिए तो अनुसूची का शॉर्ट भी है। पहली अनुसूची संघ राज्य क्षेत्र विस्तार, दूसरी में पदाधिकारी का वेतन भत्ते, तीसरी में शपथ प्रतिज्ञा, चौथी में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, पांचवी अनुसूची क्षेत्र जनजातियों का प्रशासन, छठी में असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम 80 mm का प्रशासन, सातवीं में संघ राज्य क्षेत्र संमति सूची यानी शक्ति का विभाजन, आठवीं में भाषाएं, शुरुआत में 14 थी अभी 22 में बेटा, नौवीं में कुछ अधिनियम और विनियमों का विद्यमान्यकरण, या इसको बोल सकते हैं भूमि सुधार भी इसको बोला जा सकता है, भूमि सुधार इसको बोल सकते हैं। इसके बाद 10वीं में दल बदल विरोधी कानून है, 11वीं में पंचायत की शक्ति, 12वीं में नगरपालिका और शक्तियों का उल्लेख। ये हुआ खेल खत्म। ठीक है, चलो इसके बाद हम बात करते हैं अगला, अगले कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं, कोई थैंक यू नहीं है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं भागों की। संविधान के पहले भाग से शुरुआत करते हैं, यहाँ से शुरू होगा पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। स्लाइड कैसी है पहले बताओ, स्लाइड का डिजाइन कैसी है? अनुपम बेटा कोई बात नहीं, ध्यान दो आप। सर मैं आपके 100 नोट से पढ़ाता हूं, टेंशन फ्री रहिए, आपके एरिया में आपका नाम बन जाएगा। ठीक है, खुल के खेलो आप। यहां मैंने बताना शुरू किया, यहां से मैं शुरू करता हूं संविधान के पार्ट 1 को। पार्ट 1 में क्या है बेटा, संघ राज्य क्षेत्र उसका विस्तार है, संघ राज्य क्षेत्र विस्तार है, संघ राज्य क्षेत्र विस्तार है, यानी इंडिया का जो मैप है उसको समझाया गया है, मैप ऑफ इंडिया को समझाया गया है। कहां से कहां तक आपको देखने को मिलता है, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक देखने को मिलता है। इसके साथ ही इसमें कुछ अतिरिक्त टॉपिक भी मैं समझाऊंगा, राज्य पुनर्गठन आयोग को समझाऊंगा, संघ और उसके राज्य क्षेत्रों को समझना, राज्य के निर्माण सीमाओं के बदलाव की प्रक्रिया को जानना जरूरी है। मैथ में यह टॉपिक सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, यहां से कई प्रश्न बनते हैं। जैसे पूछा जा सकता है एस किधर समिति कब बनी थी, ये सब बन सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे, कल यहीं से शुरुआत होगी, तब तक आप पहली इसको समझ लीजिए। पहला आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 1 में क्या लिखा हुआ है, जो बच्चे कहते हैं ना आर्टिकल की शुरुआत करिए, फैक्ट के मारे हैं आर्टिकल, ये लो आर्टिकल, आर्टिकल बताओ। आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। इसका मतलब यूनियन होने का मतलब है कि भारत एक संघ है और भारत के जितने भी राज्य हैं उससे अलग नहीं हो सकते। कल को अगर लद्दाख के अंदर मुझे लगता है तो नहीं हो सकता, ये चाहे ना चाहे हो ही नहीं सकता, खुद सोच के भी नहीं हो सकता। इसमें 3 प्रकार के क्षेत्र शामिल है। भारत के क्षेत्र वर्तमान में 28 राज्य, केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में 8 है, अन्य क्षेत्र जो भारत द्वारा अधिकृत एक्वायर किए गए जैसे भविष्य में पीओके। ठीक है, ये आप जान के लिखा था इसमें। इसमें ऐसे भी बात शामिल है जो हम फ्यूचर में दबोचेंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि एक टाइम पर हम पीओके पे कब्जा कर लेंगे, ये बात मैं मानता हूं, इसलिए मैंने पहले लिख दिया है। इसमें वो भी एरिया है जिनको भविष्य में कब्जा करते हैं उसका भी उल्लेख यहाँ किया गया है, या ऐसे ऐसे जो हमारे हिस्से नहीं हो, या ऐसे जैसे सिक्किम है, सिक्किम भी हमको हमारे ऐसा नहीं था, हमने शामिल किया, वो हमने लिखा। ठीक है, याद रखना जो हम एक्वायर करते हैं, ठीक है, वो इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है, चलो पहली अनुसूची राज्यों की संख्या गिनती जो भी बदलाव होगा पहली अनुसूची में संशोधित किया जाता है, इसमें मैंने बताया। ठीक है, तो यहाँ से आगे के कॉन्सेप्ट को हम कल बढ़ाएंगे, आज मैंने स्वाद में ये बता दिया है। ठीक है, चलिए ठीक है, पूछ करेंगे पाकिस्तान, ये मैंने थोड़ा सा आप में जोर जगा दिया, याद रखना। हाँ, कल आपका भाग पहला पूरा हो जाएगा, परसों आपका भाग दूसरा तीसरा खत्म हो जाएगा, परसों चौथा खत्म हो जाएगा, अगले दिन पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां आठवां एक बार में खत्म हो जाएगा, फिर 9वां 10वां एक बार में खत्म हो जाएगा। ठीक है, 11वां 12वां 13वां एक बार में, 14वां 15वां 16वां एक बार में, 17 18 19 एक बार में, और फिर 20 बाकी अलग से मेरा संविधान आपका खत्म। मैं पूरे दिमाग में कॉन्सेप्ट है, ये स्क्रिप्ट इधर है, इधर है, ये स्क्रिप्ट इधर। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताऊं, ये जो क्लास है ठीक 2:30 बजे, अब से ठीक आधे घंटे बाद ये क्लास गायब हो जाएगी यूट्यूब से। अगर आप इस प्रकार की रेगुलर क्लास जुड़ना चाहते हैं, कल की अगली क्लास से जुड़ना चाहते हैं और जेआरएसएस लेना चाहते हैं या इसकी रिकॉर्डिंग देखना चाहते हैं, तो मैं सबके लिए बताता हूं। अगर आप ये बैच खरीदना चाहते हैं तो डेमो पर जब जाएंगे, जब आप डेमो देखेंगे इसका, तो डेमो के अंदर कमेंट पिन हो रखी थी भाई, कमेंट तो पिन थी यार इसमें, करी तो थी, नहीं करी, अरे करी तो थी यार, देख लेना। आप सिलेक्शन एप्लीकेशन पर जाकर, जो हमारी एप्लीकेशन सिलेक्शन एप्लीकेशन पर जाकर आप इसके बैच को परचेज कर सकते हैं। आपको पता लग जाएगा कि हाँ बैच कोई आम बैच नहीं है, ताबड़तोड़ बैच देखने को मिलता है। और रेगुलर अपडेट के लिए मैं आपको बताता हूं क्या करना है। आप ये जो वीडियो चल रही है लाइव में, इसी में आइए, वीडियो चल रही है लाइव में, इसी में आओ, इसको रोको और रुक जाओ बेटा। तो जैसे ये क्लास चल रही है, इसी में आप जाना, ये वाली लिंक पे क्लिक करना, ये ग्रुप है आपका। इस ग्रुप में विनम्र निवेदन है, केवल वही छात्राएं जिसको रेगुलर नोटिफिकेशन चाहिए, मुझे भीड़ नहीं चाहिए बिल्कुल भी, बात खत्म। व्यू चैनल करके आप इसमें देख लेना, अच्छा लॉगिन करना पड़ेगा, आप देख लेना इसके अंदर, ठीक है, आपको सिंपल मिल जाएगा। टेलीग्राम पे भी हमारा जो ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन कर लेना, जो जीतना जीएस है, या आप ही लोगों का ग्रुप है, 169,00,000 आपके फॉलोअर्स हैं, कोशिश करो आज 170 करा दो, खुल के खेलो 170 कर देते हैं। अच्छा एक और बात याद रखना, मैं यूपीएसआई के लिए कुछ करने जा रहा हूं, कुछ बड़ा करने जा रहा हूं यूपीएसआई के लिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, यूपीएसआई का अनाउंसमेंट आज शाम को करेंगे। जेआरएसएस केवल बैच में मिलती है, तथास्तु बैच में, तथास्तु आप सभी के सपने सच हो। मुलाकात करेंगे सीधे आपको कल की क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।